का जो हमारी बात है, और जो हम लोग अराउंड द ईयर जो प्लान करके जो एक्टिविटीज कर रहे होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। पीआईडीसी बेसिकली हमारा जो मेन रोल है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट प्रमोशन का है। तो इस चीज को सामने रखते हुए हम लोग अपना जो साल की एक्टिविटीज हैं उनके 4 ईयर प्रोग्राम हम लोग प्लान करते हैं। उसमें हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज करते हैं, जिसके अंदर तीन चीजें हम लोग कर रहे हैं: वेबिनार्स कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं। वर्कशॉप्स और सेमिनार हमारी फिजिकल एक्टिविटीज हैं जो हम फील्ड के अंदर जाके आप लोगों के साथ कर रहे होते हैं। और वेबिनार्स के अंदर हम लोगों ने साल के शुरू में हमारे सीईओ साहब की डायरेक्शन पे हम लोगों ने ये प्लान किया था, क्योंकि आजकल इंटरनेट का दौर है, हर बंदे के मोबाइल में और कंप्यूटर में एक्सेस होती है इंटरनेट की। तो ये एक आसान और सस्ता तरीका है लोगों के साथ कनेक्टिविटी का। तो हम लोगों ने वीकली बेसिस के ऊपर वेबिनार्स प्लान किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो फिनोलॉजिकल साइकिल होता है क्रॉप का। मकसद यही है कि आप लोगों तक हम हर वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएं जिससे हमारी प्रोडक्ट्स या हॉर्टिकल्चर की जो प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल खास तौर पे, उनकी प्रोडक्शन बेहतर हो सके, उनकी क्वालिटी बेहतर हो सके, और इवेंचुअली हम लोग अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी तब तक हमारा किसान, हमारा प्रोसेसर, हमारा एक्सपोर्टर जो है वो खुशहाल नहीं हो सकता। क्योंकि फॉरेक्स, जब तक फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा तब तक हम लोग शायद खुद कफील नहीं हो पाएंगे। ये आप लोग बखूबी जानते हैं इन चीजों के बारे में। तो इन चीजों को सामने रखते हुए हम लोगों ने राउंड द ईयर एक्टिविटीज का इजरा किया है, और उसी सिलसिले में आज का ये इवेंट रखा है। क्योंकि आजकल बारिशों का सिलसिला पंजाब के अंदर काफी ज्यादा स्टार्ट हो चुका हुआ है, और उसकी वजह से फंगस और इसके एसोसिएटेड जो पैथोजन हैं उनकी प्रोलिफरेशन काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो कीपिंग इन व्यू द सेंसिटिविटी ऑफ द टाइम, हम लोगों ने प्लान किया कि हम आपके साथ कोई ऐसा इंफॉर्मेशन शेयर करें जिससे, क्योंकि सिट्रस क्रॉप हमारी जो एक्सपोर्ट की जो हमारी डेट्स हैं खासतौर पे किन्नू की, वो स्टार्ट हो जाती हैं 1 दिसंबर को। तो सिट्रस क्रॉप की अब हार्वेस्टिंग में 2 से 3 माह मैक्सिमम है। तो ये 2 से 3 माह बड़े बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े सेंसिटिव हैं, बहुत क्रिटिकल टाइम है। इसके अंदर हमने क्रॉप को खास तवज्जो देनी है ताकि हमारी क्रॉप जो है वो उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर रह सके और उसकी यील्ड भी बेहतर आ सके। तो इस सिलसिले में आज हमने जो हमारे एक्सपर्ट हैं सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट से, डॉक्टर मालिक अब्दुल रहमान साहब, उनको दावत दी है। वो आपके साथ आजकल के टाइम पे जो पैथोजन का अटैक हो रहा है और जो क्रॉप के ऊपर डिजीज और पेस्ट का अटैक हो रहा है, खास तौर पे उस सिलसिले में आपके साथ डिटेल में बात करेंगे, ताकि आप लोग अपनी जो क्रॉप है उसको एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक और जो रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक मैनेज कर सकें, ताकि हम अच्छी प्रोडक्शन ले सकें। मैं सभी दोस्तों का मशहूर हूँ कि आपने टाइम निकाला, और अभी मैं दावत दूंगा हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं, जनाब मलिक अब्दुल रहमान साहब। अब्दुल रहमान साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी बिल्कुल। सर जाफर साहब, इनकी प्रेजेंटेशन शेयर करिएगा रहमान साहब की, और आप इसको थ्रू करते रहिएगा। स्लाइड्स जैसे जैसे फिनिश होती जाएंगी आप अगली नेक्स्ट स्लाइड पे जाते जाइएगा। सही। मलिक साहब, शायद आपके पास इको का प्रॉब्लम आ रहा है। 2 माइक ऑन है, शायद एक आध म्यूट कर लें, एक आध ऑन रहने दें। जाफर साहब, शेयर करिएगा प्रेजेंटेशन मलिक साहब की। मलिक साहब, आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल देख रहे हैं। सर शायद आपके पास 2 माइक ऑन है, एक आध माइक ऑफ कर लें। सर नहीं, आवाज नहीं आ रही। मलिक साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी। शुरू करता हूँ ये जी बराबर। जी, प्लीज, अभी आ गई जी आवाज। सर स्टार्ट करिएगा प्लीज। आवाज आ रही है जी खबर साहब? अभी आइए जी आवाज, अभी शुरू करिएगा प्लीज। आपकी आवाज मध्यम है, मुझ तक मतलब कम पहुंच रही है। चलो मेरी आवाज अगर जी सब बिल्कुल लोगों ठीक तक है, पहुंच रही है तो ठीक है। आपकी आवाज बिल्कुल ठीक है सर, स्टार्ट करें प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मशकून हूँ जनाब
पीएच डेक वालों का कि उन्होंने एक अच्छे वक्त पे एक अच्छा प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया है। और मेरी ये खुशबख्ती है कि इन लोगों ने मुझे गेस्ट स्पीकर के तौर पे सिलेक्ट किया है। तो सिट्रस की जब हम बात करते हैं तो जितने भी हमारे पास फ्रूट फ्रूट ग्रुप्स हैं उसमें हम कहते हैं कि ये तोशाबा बागात एरिया के हिसाब से भी नंबर 1 पे हैं, प्रोडक्शन के हिसाब से भी नंबर 1 पे हैं और एक्सपोर्ट के हिसाब से भी नंबर 1 पे हैं। ये तकरीबन 4.5 लाख एकड़ पे हमारे पंजाब में इसकी काश्त है और तकरीबन 23 लाख एकड़ जो है हमारी प्रोडक्शन है। लेकिन जब इस 23 लाख एकड़ में से जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हमारी फिगर जो है 4.5 लाख टन से आगे नहीं जाती। इसकी वजह क्या है? आज वो सारी चीज़ें जो हमारी इस एक्सपोर्ट में रुकावट बनती हैं या कम एक्सपोर्ट की जो वजूहात हैं उस पर भी एक बात होगी। तो इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा सारा फोकस होगा क्वालिटी प्रोडक्शन पे। और क्वालिटी प्रोडक्शन में हम नर्सरी से शुरू करके पोस्ट हार्वेस्ट तक जो भी इश्यूज होंगे वो इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे बुनियादी जो चीज़ है हमारी इसमें, नेक्स्ट जी, ये जो मैं नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलता हूं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी। तो हमारा, जैसे कि मैंने बताया है कि अगर हम 57 से 2014-15 तक का कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि सिट्रस के एरिया में 1300% इंक्रीज हुआ है एरिया में। यानी जो हमारा एरिया था 57 में उससे अब 2014-15 तक की जो हमारी फिगर है तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा 1300% इंक्रीज हुआ है एरिया में। तो इसलिए अब जो हमारे पास जो मौजूदा फिगर मैंने आपको बताई है कि तकरीबन 4.5 लाख एकड़ जो है हमारा एरिया है और इसमें हम तकरीबन 23 लाख टन जो है उसका हमारा टोटल जो है हमारा फ्रूट हमारे पास अवेलेबल होता है। तो मैंने जैसे बात शुरू में कही है कि हमारे जो इश्यूज हैं वो नर्सरी से शुरू होंगे और हम वो तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारी क्वालिटी प्रोडक्शन में रुकावट बन रही हैं। आज चूँकि बात हो रही है गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की, तो उसमें जो बुनियादी इकाई है वो हमारी नर्सरी है। नेक्स्ट तस्वीर दिखाना जी। हमने इश्यूज डिस्कस करने हैं, नर्सरी इश्यूज हैं, उसके बाद हमारे प्रूनेज इश्यूज हैं, न्यूट्रिशन के इश्यूज हैं, इरिगेशन पे बात होगी, इंटर क्रॉपिंग पे कि कौन सी फसलात काश्त कर सकते हैं कौन सी नहीं हो सकती हैं, बाकी सफाई सैनिटेशन हाइजीन की बात होगी और प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स कि क्या क्या हम जो है हम पौधों को बीमारियों से और कीड़ों से पाक करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह टाइम को मद्देनज़र रखते हुए डिस्कस करेंगे कि कितने वक्त में हम जो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें कवर हो जाए। नेक्स्ट जनाब, नेक्स्ट। और अगली तस्वीर पे चले जाएं ज़रा। इसमें नर्सरी में तो जैसे मैंने बताया है कि हमारी बुनियादी इकाई नर्सरी है। तो नर्सरी के लिए ज़रूरी है कि क्या काम हमने करने हैं और क्या नहीं करने हैं। तो इसमें हमारे लोग, अक्सर लोग जो हैं वो इस नर्सरी यूनिट को इतनी अहमियत नहीं देते हैं। जाके किसी भी प्राइवेट नर्सरी से कम कीमत में पौधे खरीद के बड़ी खुशी से कह देते हैं कि ये मैंने जनाब इतना सस्ता पौधा खरीद लिया है और ये मैंने लगा दिया है, और उसके जो रिजल्ट होते हैं फिर हम वो जो 5 साल बाद जब प्रोडक्शन पे पौधा आता है तो उसके लिए हम फिर हमारे पास फिर आ जाते हैं कि जी हमारा पौधा ठीक नहीं है। तो नर्सरी में हमने क्या करना है, कोशिश ये करनी है हमारी कि हमारा जो है रूट स्टॉक प्योर हो जिसको हम जट्टी खट्टी कहते हैं, उसके बाद हमारा साइन प्योर हो जिससे हमने पेबंदी लकड़ी लेके पौधा तैयार करना है। उसकी बहुत सारी खूबियां हम बयान करते हैं कि इसमें ये सारी खूबियां हों तो उसमें से हमने पेबंद लगानी है। उसके बाद ये बडिंग हाइट में आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पौधा मैंने लगाया हुआ है इसकी आप देख लें कि बडिंग हाइट कम अज कम जो है हमारी ये 9 इंच से 1 फुट तक है जमीन से, यानी ये पेबंदी जोड़ हमारा जमीन से 9 इंच से 1 फुट तक होना चाहिए। तो ये उसके बाद जो है नर्सरी
की जो हेल्थ है उसमें जो खासकर जो बीमारियां पौधे के साथ जिंदगी में आगे चलती हैं, जिसमें सिट्रस HLB है, यानी कि सिट्रस ग्रीनिंग कहते हैं, सिट्रस कैंकर है, इस तरह की जो कुछ वायरल डिजीजेज हैं, वो सारी बीमारियों से पाक जो पौधा होगा वो तैयार करके जब जिम्मेदार लगाएगा तो इंशाल्लाह उसके जो रिजल्ट मिलेंगे वो थ्रू आउट द लाइफ जो है वो जिम्मेदार उससे फिर फायदा उठाता है। तो ये चंद चीजें जो है नर्सरी के बारे में बताना जरूरी थी कि नर्सरी के लिए रूट स्टॉक प्योर होना चाहिए, नर्सरी का जो है साइंस प्योर होना चाहिए, क्वालिटी का होना चाहिए, उसकी बडिंग हाइट जो है वो ठीक होनी चाहिए, और उसका जो फिर लगाने का टाइम है, टाइम ऑफ प्लांटेशन जो है वो वक्त प्रॉपर पे लगा देने चाहिए। तो ये नर्सरी जो का इशू हमारा जो है वो काफी हद तक कवर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट इसमें हम नेक्स्ट अवर साहब आपके जफर पास नेक्स्ट वो कर होती है दें, प्रूनिंग सी? नेक्स्ट स्लाइड कर दें। जी सर, नेक्स्ट की है, इधर से तो हो गई है। नहीं नेक्स्ट तुम शो हो रही, यहाँ पे कोई इशू है मेरा ख्याल, नहीं नजर आ रही, वो नर्सरी पे ही है अभी तक ना। अब आई है, ठीक है। अगली चीज जिस पे हमने फोकस करना है वो हमारी प्रूनिंग का इशू है। तो जनरली हम ये कहते हैं कि जी प्रूनिंग का मतलब ये होता है कि जी जितनी बीमार टहनियाँ हैं वो काट दे, जितनी जो सूखी टहनियाँ हैं वो काट दे, तो इसको हम प्रूनिंग कहते हैं। लेकिन जो टेक्निकल टर्म यूज करते हैं प्रूनिंग की वो ये नहीं है। ये तो एक ऐसी प्रैक्टिस है कि जिसमें बीमार टहनियाँ और खुशक टहनियाँ और इस तरह की टहनियाँ काटना, ये तो एक रेगुलर प्रैक्टिस है जो हर साल जरूरी होती है। इसके बहुत सारे फवायद भी है, वो हम आगे बयान करेंगे कि काम क्यों करवाते हैं। लेकिन जिस चीज पे हमने फोकस करना है वो ये है कि हमने पौधे को कब प्रून करना है, हमारा प्रूनिंग मेथड क्या है, हमने इसके लिए कौन सी काशनरी मेजर्स यूज करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या है। जब आप एक तस्वीर दिखाएं जी, नेक्स्ट तस्वीर, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा एक ऐसा पौधा है जो अनप्रून ट्री है, जिसकी हमने प्रूनिंग बिल्कुल नहीं की। अब आप खुद देख के बता सकते हैं कि ये एक जो अनप्रून पौधा है जिसकी प्रूनिंग बिल्कुल नहीं की गई, उसके आप देखें कि क्या क्या नुकसान होते हैं। नंबर एक, इस पौधे में आप भी कोई भी कल्चरल प्रैक्टिस है वो आपके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। इस पौधे की आप गोडी करना मुश्किल हो जाएगी, इस पौधे में आप खाद डालना चाहेंगे वो मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद इस पौधे पे अगर आप स्प्रे करेंगे तो ये सारी स्प्रे पौधे के ऊपर से गुजर जाएगी और पौधे के अंदर बिल्कुल स्प्रे नहीं जाएगी। इस पौधे के अंदर वाले हिस्से में ना तो लाइट पहुंच रही है ना ही हवा पहुंच रही है। तो इसके नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये होगा कि एक पौधा ये जो है ये बीमारियों का आमाजगाह है, जितने भी हमारे जो इंसेक्ट है, कीड़े हैं, उनकी आमाजगाह है। और उसके बाद जब हम इस पौधे को स्प्रे करेंगे तो स्प्रे पौधे के अंदर तक नहीं पहुंचेगी, तो जितने भी हमारा अंदर का फ्रूट होगा उसमें कोई भी दाना क्वालिटी का नहीं होगा। आखिरी वक्त तक ये जो फ्रूट होता है ये आखिरी वक्त तक सब्ज रहेगा और इसमें हमारी जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का फ्रूट है वो हम हासिल नहीं कर सकेंगे। तो ये एक अनप्रून ट्री है जिसको हमने प्रूनिंग करके तैयार करना है। तो इसके लिए हम इसको कैसे तैयार करेंगे वो मैं एक आपको नेक्स्ट जो पौधा है वो देख लें आप। इस पौधे को हमने प्रूनिंग के बाद तैयार किया है। तो ये देखिए आप जमीन से 2 फुट तकरीबन नीचे तक ये सिंगल स्टेम पौधा हो गया जी। बैक पे जाए, उसके बाद बैक पे जाए, ये देखें कि उसके बाद आप ये देखें कि इस पौधे के हर हिस्से पे हवा पहुंच रही है, रोशनी पहुंच रही है। इसमें हर दाना जो है उसका इक्वल कलर है। आप देख लें जितना भी फ्रूट लगा है हर फ्रूट का इक्वल कलर है, इक्वल साइज है। और इस तरह का जब आप एक पौधा तैयार करते हैं तो उसका हर दाना जो है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का दाना तैयार हो जाता है। और ये जो हमारी चीज अब तैयार हो जाती है तो बेशक एक पौधे से हम सिर्फ 400 दाना ही हासिल कर लें तो ये 400 में से 395 दाने आपके एक्सपोर्ट में चले जाएंगे। और ये आपका बाग जो है ये मिनिमम मैक्सिमम आपको जो है ना एक्सपोर्ट क्वालिटी का फल देगा। इसमें स्प्रे करेंगे तो पौधे के हर दाने पे स्प्रे पहुंचेगा। इसमें खाद सफाई गोडी वगैरह करनी आसान हो जाएगी। इस पे कीड़ों और बीमारियों का हमला जो है वो कम से कम होगा। तो ये जो है ना प्रूनिंग, इसके लिए हम जो प्रैक्टिस यूज करते हैं हम कहते हैं जी लाइट प्रूनिंग, मीडियम प्रूनिंग, विंडो प्रूनिंग, ये सारी टर्म्स हम यूज करते हैं। इसमें हम सबज टहनियाँ काटते हैं। ये खुशक टहनियों वाली प्रूनिंग या बीमार टहनियों वाली प्रूनिंग से ये बिल्कुल हट के है। और ये प्रैक्टिस जिम्मेदारों में बिल्कुल अनकॉमन है। बहुत सारे लोग हैं
जो पौधे को कहते हैं ये बिल्कुल नहीं, नहीं जी पौधे को हाथ ही नहीं लगाना, सब्ज टहनी तो बिल्कुल काटनी ही नहीं है। तो ये आप आपके लिए एक मैंने कंपैरिजन करके दिखा दिया है कि एक जो अनप्रून्ड पौधा है जिसको हमने प्रूनिंग नहीं किया है, और एक पौधा जिसको हमने प्रूनिंग के बाद तैयार किया है, तो इसका जो फल होगा ये क्वालिटी का फल होगा। ये वो चीज़ है जिसको हम गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में इसकी बुनियादी अहमियत है कि हम जब एक पौधा तैयार करें तो इस तरीके से पौधा तैयार करें कि उसके लिए सारी चीज़ें, ये कॉमन इम्प्लीमेंट्स हैं जो हम जो है इसके लिए प्रूनिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे अक्सर लोगों के पास अवेलेबल भी हैं और ये आजकल बाजार से आसानी से मिल भी जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इशू था प्रूनिंग का, लेकिन ये हमारे खासकर किन्नू के हवाले से आज की जो बीमारियां हैं उसके हवाले से इस प्रूनिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और हम इसको बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जैसे ये मसला नहीं होना चाहिए। तो ये हमने वो अनप्रूव्ड ट्री के क्या प्रॉब्लम होते हैं वो मैंने आपको साथ शेयर कर दिया है। उसके बाद इसके मैंने आपको इसके फवायद भी बता दिया है नेक्स्ट स्लाइड में, वो भी आपको पता चल गया है कि एक अनप्रूव्ड ट्री और एक जो प्रूव्ड वाला ट्री है उसमें से क्या इसके, और इसमें हमारा जो क्वालिटी का जो इशू है ना, वो आप सिंपल इतना ये काम कर लें तो मैं कहता हूँ कि आपकी स्काई मेलानोज जो है जिसको जो हमारे ब्लेमिश काजिंग डिजीजेज हैं, कैंकर हो गया, ये सारी चीज़ें, फिर जो इंसेक्ट हैं सिट्रसिला वगैरह, ये सारी चीज़ें ये बड़ी आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फ़वायद हैं जो हम प्रूनिंग से हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे जिम्मेदार हैं जो इस प्रैक्टिस को बिल्कुल जो है ना वो इग्नोर कर रहे हैं। तो ये जो अभी इंशाल्लाह हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो आपके पास महीने 1.5 महीने का जो टाइम बचता है, फरवरी 28 तक आपके पास टाइम होता है, तो उस वक्त तक आप ये सारी चीज़ें आसानी से अगर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आपकी क्रॉप होगी, जो नेक्स्ट आपका फ्रूट होगा, वो काफ़ी आपके लिए जो है मुफीद हो जाएगा। अगली जो चीज़ है वो पौधे की खुराक के बारे में बात होगी। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, एक होता है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। और मैं ये हमेशा कहता रहता हूँ कि इस वक्त हमारा जो जिम्मेदार है वो टोटल ही जो है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पे डिपेंड कर रहा है, और ये चीज़ें हमारे लिए इन द लॉन्ग रन पौधे की लाइफ के लिए और फ्रूट के क्वालिटी के लिए ये बिल्कुल नुकसानदेह चीज़ें हैं। तो हम हमेशा से कोशिश करते आए हैं कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को रिवाज दें। आप बेशक जो है आपकी गोबर की खाद है, आपके पास ग्रीन मिनोरिंग है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने ज़मीन में वापस डालनी है। हमने सिर्फ एक पुलिया अख्तियार किया हुआ है कि जी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालो, पौधे से फसल ले लो और उसके बाद जो है छोड़ दो। हमारे बहुत सारे जो आजकल के मसाइल हैं जो मैं आगे बताऊंगा कि हमारे पौधे, बहुत सारे पौधे आजकल मर रहे हैं, सडन डेथ में जा रहे हैं। इसमें बुनियादी वजह जो है, इसमें बहुत सारी और वजूहत के साथ एक वजह यह भी है कि हमारी ज़मीन भूखी हो चुकी है, हमारी ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल लो लेवल पे जा चुका है, और हम सिर्फ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल के हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं हासिल कर सकते। हमारे दोस्त जानते हैं जिन लोगों ने गोबर की खाद बाग में इस्तेमाल की है, मैं दूर से जाके 2 एकड़ दूर से उनको बता देता हूँ कि आपके बाग में ऑर्गेनिक आपने गोबर डाला हुआ है, पौधे की रंगत बता देती है, पौध फ्रूट का साइज बता देता है कि इस बाग में जो है ना गोबर की खाद डाली गई है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना इसको रिवाज दें, जितना भी हो सके, एक साल में कर लें, कुछ अगले साल में कर लें, 2-3 साल में आप रोटेशन में आप बाग में कम से कम जो है ना ये गोबर की खाद जरूर डालें। उसके बाद ग्रीन मैन्योरिंग है, तो आप किसी भी फसल के साथ, जंतर के साथ, गुआरे के साथ, और अपना ये जो है मूंगी के साथ, इस तरह की बहुत सारी फसलात हैं जो आपने बाग में कल्टीवेट करके उनको रोटावेट कर देना है। तो इस तरह बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर जो है आप जो है बाग में डाल सकते हैं। हमारे जो है ऑर्गेनिक मैटर कम से कम हमारा 1.2 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन इस वक्त हमारा 0.5 से भी नीचे ऑर्गेनिक मैटर जा रहा है। तो इसलिए इस चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसके बाद जो हम ये कहते हैं कि कम से कम 50 kg जो आपके पास गली सड़ी गोबर की खाद है, वो अगर दिसंबर जनवरी में आप डाल देते हैं तो जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। फिर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है, जो हम खादों का शेड्यूल जिम्मेदारों को बताते हैं, उसमें हमने नाइट्रोजन देनी है पौधे को, फास्फोरस देनी है और पोटाश देनी है। तो नाइट्रोजन का हमें चाहिए 1000 से 1200 ग्राम, यानी तकरीबन 1 किलो से 1.5 किलो हमें नाइट्रोजन एक पौधे को देनी है। उसके बाद फास्फोरस जो है हमने ½ किलो देनी है और पोटाश ½ किलो देनी है।
तो ये हमारा जो साल का शेड्यूल होता है उसमें हम ये कहते हैं कि आपने नाइट्रोजन की 3 किस्तों में डालनी है, फरवरी में, अप्रैल में और सितंबर में। और बाकी जो फास्फोरस और पोटाश है वो आप कोशिश करें कि जनवरी फरवरी में पौधे को दे देनी चाहिए। अब हमारे पास थोड़ी सी कॉमन प्रैक्टिस इससे मुख्तलिफ है। हमारे कुछ जिम्मेदार जो हैं वो जनवरी फरवरी में हाफ डोज दे देते हैं फास्फोरस पोटाश की, और बाकी हाफ डोज जो है वो अगस्त सितंबर में दे देते हैं। तो चलो फिर भी किसी हद तक ठीक है कि हमारी जो साल की रिक्वायरमेंट्स है पौधे की वो पूरी हो जाती है, और पौधा जो है उसमें अपनी कमजोरी शो नहीं करता। तो बहरहाल किसी भी सूरत में हमने अब इस पौधे की खुराक की ज़रूरियात जो हैं वो हमने पूरी करनी है। और इस साल के लिए मेरी गुजारिश ये है, इस साल हमारे सिट्रस पे खासकर किन्नू पे बहुत ज़्यादा फल है। हमने अक्सर बागात ये देखे हैं कि इस साल को हम आन ईयर कहते हैं। इस साल किन्नू पे बहुत ज़्यादा फल है, और जब जिस साल फल ज़्यादा हो तो मैं गुजारिश ये करता हूँ कि आपने सितंबर में एक इजाफी खुराक की जो डोज है वो ज़रूर देनी है। तो इस साल कोशिश करें कि अभी सितंबर में जिन लोगों ने अभी तक कोई नाइट्रोफास या एनपीके या डीएपी वगैरह अभी तक नहीं डाली, तो कोशिश करें कि इन दिनों में पौधे को कुछ इजाफी खुराक ज़रूर डालें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगले साल आपका जो पौधा है ये फिर इस पे वो अगले साल इस पे फिर फल नहीं लगेगा, ये फिर नागा काट जाएगा, ये यकीनी बात समझें आप। इसलिए कोशिश करें कि इस साल जो है अभी आपके पास कुछ टाइम है, अगर आपने पौधे को कुछ इजाफी खुराक नहीं दी तो इन दिनों में कुछ खुराक डाल दें, ताकि ये अपनी जो है अगले साल की कमी जो है वो पूरी कर सके और अगले साल ये नागे में ना जाए। तो ये एक पूरे साल का शेड्यूल जो है ये हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का बता दिया है। इसके बाद जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इस पे हमारा जिम्मेदार मेरा ख्याल है बहुत कम तवज्जो देता है। तो कुछ लोग जिंक डाल देते हैं, बोरान भी डाल देते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉपर, मैंगनीज, आयरन, बोरान वगैरह ये हम ज़मीन में डालने का रिवाज नहीं है। तो इसको हम ये कहते हैं कि आपने इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की स्प्रे करवा देनी है। कोशिश करें कि साल में 2 दफ़ा स्प्रे हो जाए। एक आप अप्रैल में करवा दें फ्रूट सेटिंग के बाद, और एक आजकल के दिनों में अगस्त सितंबर में अगर करवा दें तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी है वो भी पूरी हो जाएगी, और उसके बाद फ्रूट की क्वालिटी जो है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा कोशिश करें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का खर्चा भी कम है, लेकिन इसका जो फायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए साल में 2 स्प्रे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अगर आप कर लेते हैं तो इसमें इंशाल्लाह बहुत सारा फायदा जो है हमको क्वालिटी के साइड पे हम दे सकते हैं। नेक्स्ट, अगली बात रह गई जी इरिगेशन की। बहुत क्रिटिकल हमारा ये टॉपिक है कि जब हम सिट्रस की बात करते हैं ना तो हम कहते हैं कि वेरी सेंसिटिव टू वाटर। और इसमें ये भी हमने देखा है कि ये जो सिट्रस के बागात हैं ये पानी की ज्यादती से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। पानी की कमी से इतना इनको नुकसान नहीं होता जितना पानी की ज्यादती से हो जाता है। तो इसलिए हमने इसके टाइमिंग मुकर्रर कर दिए हैं कि गर्मियों में आपने कोशिश करनी है कि 2 से 3 हफ्ते बाद इसको, जो क्रिटिकल टाइम है हमारा खासकर अप्रैल से अक्टूबर तक का टाइम है, तो इसमें हम कोशिश ये होनी चाहिए कि 3 हफ्ते बाद पानी जो है इन दिनों में पौधे को मिल जाना चाहिए। और सर्दियों में जो वक्फा होता है वो कम से कम 6 हफ्ते होना चाहिए। तो ये जो टाइम है इसके वो बहुत ज़रूरी है। और फिर जो है कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अगर सिट्रस लगाते हैं तो उतने ही एरिए पे लगाएं जहां आपका नहरी पानी अवेलेबल है। अगर आप ट्यूबवेल इरिगेशन पे जाएंगे तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी मतलब नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते हैं। तो इसमें हम कोशिश ये करें जितना आपको नहरी पानी अवेलेबल है ना उसकी वाटर सेविंग, वाटर मैनेजमेंट करें। ये नेक्स्ट तस्वीर में अगर आप थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं कि ये हमने एक दिखाएं। नेक्स्ट, ये हमारा एक सिस्टम है जिसको हम फरो सिस्टम ऑफ इरिगेशन कहते हैं कि ये पौधे की दोनों साइडों पे हमने खालियां बना दी हैं, और इन खालियों में ही हम पौधे को पानी दे रहे हैं। और ये देखें माशाल्लाह कितना हरा भरा बागात है हमारा। तो हम पूरा साल इन्हीं खालियों में पौधे को पानी देंगे। इसके अलावा पौधे के तने से तकरीबन 3 फुट पानी दूर रहता है, और जितनी तने की बीमारियां हैं वो भी हम उससे भी बच जाते हैं। जो बाकी आपके पानी की ज्यादती वाले इश्यूज हैं जो पौधे को खराब करते हैं, फल को खराब करते हैं, उससे बच जाते हैं। और 40% आपकी सेविंग जो है
ये अगर सिर्फ खाली सिस्टम पे आप चले जाए और इनमें पानी लगाते रहें तो 40% जो है आप अपने पानी की सेविंग भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा निज़ाम है जो आप अपना के अपने पौधे को भी बचा सकते हैं, पानी को भी बचा सकते हैं। ये हमने बताया है कि जी अगर आप इतना कर लें तो आपका 36% यील्ड भी इंक्रीज कर सकते हैं, 46% वाटर की सेविंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरक्रॉपिंग बड़ा अहम इशू है और इसमें बहुत सारे जिम्मेदार हमारे ऐसे हैं कि सरगोदा में खासकर कि ये अब माशाल्लाह इंटरक्रॉपिंग छोड़ गए हैं और जब से इन्होंने इंटरक्रॉपिंग यानी की काश्त, इसके बहुत सारे नुकसान आते हैं। वो तकरीबन हमारे सारे दोस्त जानते हैं कि हमने अगर फसल मतलब कौन सी लगानी है कौन सी नहीं लगानी है, और हम ये कहते हैं कि किन्नू का बाग जो है ना उसमें फसलात की काश्त को आप बिल्कुल काटा लगा दें, सिवाय इसके कि हम ग्रीन मिनोरे के लिए कोई लगाएं, अदरवाइज हम बिल्कुल नहीं रिकमेंड करते कि आप इसमें कोई फसल लगाएं। तो ये फसल लगाने के जो है वो नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, फल के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान है और पौधे की लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए बागात में फसलात की काश्त वाला इशू जो है ये बिल्कुल आप समझें कि एक दूसरे के लिए ये मतलब है, एक दूसरे के लिए इनके लिए मुतजाद चीज़ें होती हैं। इसलिए हम बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करेंगे आप बागात में गन्नम लगा दें, बरसीम लगा दें, ज्वार वगैरह लगवा दें। अगर बहुत मजबूरी है तो कुछ सब्जियात लगा सकते हैं, दालें लगा सकते हैं, इस तरह की कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन कंडोला वगैरह जैसे है ये लगा सकते हैं। लेकिन जो जो लॉन्ग टर्म की फसलात हैं और जिनका जो है पानी का शेड्यूल जो है बागात से मुतजाद करता है, तो ऐसी फसलें बिल्कुल बागात में नहीं लगानी है। नेक्स्ट, ये देखें ना, ये आप तस्वीरें देखें, इसमें वही चीज़ें हम दिखा रहे होते हैं कि जी ये इस तरह की फसलात लगाओगे तो बागात के लिए क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा फसलात की काश्त, और इसमें अक्सर लोग हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कि वो इस वक्त बागात को खुला ही छोड़ रहे हैं, कोई फसलात लगा नहीं रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक इनका कदम है जी। तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है। जैसे खावर साहब ने बताया कि इस वक्त हमारे बागात पे बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, बहुत सारे कीड़े आ रहे हैं, और ये हमने कोशिश ये करनी है कि आने वाले जो 2-3 महीने हैं हमारे फल की तुड़ाई तक का जो हमारा टाइम है इसको हमने कैसे मैनेज करना है, और इन 2-3 महीनों में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं कि जिनको हम अगर इन दिनों में कोशिश करें कवर कर लें तो इंशाल्लाह हमारा जो है ये हार्वेस्टिंग का टाइम जो है हमारा ये बेहतर तरीके से वो चल सकता है। तो इसमें जो जो कुछ बीमारियां हैं ये जैसे सेक्टर स्कैब है, नेक्स्ट तस्वीर दिखाएंगे इसमें। तो ये देखें जी, ये आप लोग अक्सर वाकिफ हैं इसको, मैं तो नहीं कहता लेकिन आप लोग अक्सर जो है जिम्मेदार इसको ना वायरस कह देते हैं। ये सेक्टर स्कैब है जी, और इस पे मैंने पूरा बता दिया है कि ये एक पत्ता है, उसके बैक साइड पे ये बीमारी शुरू होती है जब अप्रैल में पत्ता निकलता है, और उसके बाद ये बीमारी, उसके बाद पत्ते से ये बीमारी छोटे फल पे आएगी, जब ये बिल्कुल मसरी मटर साइज का हो जाता है उस वक्त ये बीमारी इस पे आती है। और फिर उसके बाद ये होता है कि जैसे जैसे फ्रूट का साइज बढ़ता जाता है उसी तरह जो है ना इस बीमारी के निशानात बढ़ते जाते हैं। तो मैं अक्सर दोस्तों को बताता हूँ कि सिट्रस के लिए जो शुरू के 90 दिन हैं, फ्लावरिंग से लेके 90 दिन जो है ना ये इतने अहम तरीन दिन हैं कि जो सिट्रस के साथ अच्छा या बुरा होना इन 90 दिनों में हो जाना है। और जो जिम्मेदार हमारे इन 90 दिनों के लिए इसको अवेल कर लेते हैं, इसका हमारे जो रिकमेंडेशन है उसको फॉलो कर लेते हैं, तो अल्लाह के फजल से हम ये कहते हैं कि जी 70% वो सेफ हो जाते हैं। मसलन ये जितनी बीमारियां इस पे आएंगी, जैसे ये स्कैब है, उसके बाद ये आप नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं, इसमें मैं आपको मेलानोज दिखा रहा हूँ। ये इसकी स्कैब की भी जरा और ज्यादा मतलब शिद्दत वाली जो शक्ल है, इसमें फल का जो है रंगत भी काली हो गई है। और आजकल मेरे पास बहुत सारे ऐसे सैंपल आ रहे हैं जिसमें फ्रूट का जो रंगत है वो काली होना शुरू हो गई है। तो ये जो बीमारियां सारी हैं जो इस पे आ रही हैं, इन बीमारियों का टाइम वही 90 दिन वाला है। ये जब फ्रूट छोटा होगा तो ये बीमारी आएगी और उस वक्त जो है ये इस पे ब्लेमिश काज करेगी, निशानात बनाएगी। उसके बाद जैसे जैसे फ्रूट का साइज बढ़ता जाएगा ये अलामात बीमारी की बढ़ती जाएंगी,
और आजकल चूंकि फ्रूट का साइज थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो गया है, थोड़ा सा अब इसमें कलर ब्रेक भी शुरू हो जाएगी, तो ये अलामत और वाज़ेह हो जाएंगी। अब ये जो चीज़ें हैं ना, अब इस वक्त जिम्मेदार हमारे पास आ रहे हैं कि जी मेरे बाग में वायरस आ गया है, ये वायरस अब नहीं आया। ये देखे ना, ये सारी उसी की क्रिटिकल स्टेज है कि आखिर स्टेज पे ये हो जाता है कि फ्रूट बिल्कुल इस शक्ल में हो जाता है, और ये लोकल मार्केट के काबिल भी फिर नहीं बचता है। तो ये जो बीमारी आई है ये आपके शुरू के 90 दिनों में आई है, और जो हम स्प्रे का शेड्यूल बताते हैं वही उसी हिसाब से बताते हैं कि इस वक्त ये स्प्रे करना है, तो ये इंशाल्लाह आपका जो है फ्रूट इनसे बच जाएगा। तो इसके लिए स्कैब हो गया, मेलानोज हो गया, जिसको उर्फआम में आप लोग वायरस कह देते हैं, इसका हम पूरा साल का एक शेड्यूल जो है जिम्मेदार भाइयों को बताते हैं कि इस वक्त में ये स्प्रे करेंगे तो इंशाल्लाह ये बच जाएंगे। ये बीमारी दो चीज़ों से आती है। पहली चीज़ आप इस तस्वीर में देख लें, इस तस्वीर में जितनी खुश्क टहनियाँ आपको नजर आ रही हैं, इन खुश्क टहनियों पे इस बीमारी के लाखों के हिसाब से जरासीम है, ये स्काई मेलानोज के। और जैसे ये बारिश होएगी, नमी आएगी, तो ये जितने भी जरासीम है ये पूरे बागात में फैलेंगे। इसके बाद जैसे नया फूल आएगा, नया फल लगेगा, तो पौधे के ऊपर इतनी ज़्यादा ये तादाद में जरासीम होंगे कि वो नए फूल और नए फल पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम ज़्यादा जोर ये देते हैं कि ये जो बीमारियां जिसको स्कैब मेलानोज या वायरस आप लोग कहते हैं, इसके लिए ये होता है कि जैसे आपका बाग जो आपकी तुड़ाई हो जाए, अब फल ख़त्म होना है, तो सबसे पहला काम जो हम रिकमेंड करते हैं, ये जितनी बारीक शोक है और जितनी ये खुशक टहनियाँ ये काटनी है, ये बुनियादी चीज़ है। और इसको आप 100% श्योर कर लें कि ये काम हमने हर हाल में करवाना है, और करवाना भी फरवरी तक करवा देना है। अगर ये आप टहनियाँ, खुशक टहनियाँ, बीमार टहनियाँ निकलवा लेते हैं, तो लाखों के हिसाब से जो जरासीम इसके ऊपर होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हम ये कहते हैं कि फोट आने से पहले या फोट के दौरान उन्हीं दिनों में शुरू में एक स्प्रे कोई भी अच्छा फंजीसाइड करवा लें, ताकि ये जो बीमारी के जरासीम इस साल मौजूद हैं ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएं, और अगली नेक्स्ट जो फ्लावरिंग आएगी, फोट आएगी, ये वो उस पर शिफ्ट ना हो। एक स्प्रे नई फोट के साथ ही या नई फोट से 2-4 दिन पहले एक अच्छे फंजीसाइड का या कापर बेस्ड फंजीसाइड का करवा लेंगे। फिर फ्लावरिंग होगी, फ्रूट सेटिंग होगी। फ्रूट सेटिंग के तकरीबन 2 हफ्ते बाद, यानी तकरीबन अप्रैल के 10 से 15 के दरमियान आपने स्काई मेलानोज की स्प्रे करवानी है। और इसके लिए हम बहुत सारे जहर रिकमेंड करते हैं, जिसमें एग्जाक्सिस्टाबन लाजमी होता है, जैसे एमी स्टार है, नटीवो है, कैब्रियोटाप है, एग्जाक्सिस्टाबन प्लस डाइफिनाकोडाजोल, इस तरह की जो जहरें होती हैं वो हम स्प्रे कराते हैं अप्रैल में, जब फ्रूट का साइज मटर से भी कम होता है। उस वक्त जो आप स्प्रे करेंगे इंशाल्लाह, तो ये जैसे मैंने बताया कि शुरू में वो सारे जरासीम किल हो जाएंगे, तो आपका फ्रूट जो है वो सेफ हो जाएगा, उस पर बीमारी के जरासीम खत्म हो जाएंगे, वो इंशाल्लाह फिर आगे जो है वो चलता जाएगा। तो ये एक अहम टाइम है स्काई मेलानोज का जो है वो अप्रैल मई वाला। अब बात आज की करनी है हमने, कि आज जो हमारे पास सैंपल आ रहे हैं उसका हमने क्या करना है। उसके लिए मैं एक स्प्रे अब रिकमेंड कर रहा हूँ, वो 2-3-4 चीज़ों को कवर करेगी, वो मैं फिर एंड पे आपको बताऊंगा कि इस वक्त हम जो आने वाले दिनों में हम कौन सा स्प्रे करके एंड पे मैं आपको बता देता हूँ। जी ये नेक्स्ट हमारा जो है ये गूंद का बीमारी का मसला है, और इस तरह का मिलता जुलता एक आगे मैं आपको फिर दिखाऊंगा कि एक हमारा आगे एक तस्वीर आएगी जिसमें हम सडन डेथ का इशू डिस्कस करेंगे। तो ये आगे हम ले जाएंगे इसको नेक्स्ट पिक, ताकि टाइम बचा लेंगे। तो हम आगे चलते हैं थोड़ा, नेक्स्ट और आगे। ये चीज़ बहुत अहम जरूरी है, इसको हम कहते हैं बर्दाश्त से पहले वाला केरा। और ये जैसे खावर साहब ने बताया था कि हमने आने वाले दिनों में क्या तैयारी करनी है, उसमें सबसे जो खतरनाक जो चीज़ है वो ये है, इस वक्त फल तैयार है, बिल्कुल हर मतलब अपना साइज पूरा फल जो है गेन कर चुका है, और थोड़े दिनों में ये हो जाएगा कि फल की डंडी जो है वो फल की डंडी खुश्क हो जाएगी, या डंडी के साथ एक निशान बनेगा और ये फल गिर जाएगा। तो ये जो केरा होता है ना, ये नाकाबिले बर्दाश्त केरा होता है, इसको हम परी हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप कहते हैं। और इसमें यह होता है कि मैं कहता हूं कि जब ये दाना गिरता है तो उसके साथ जिम्मेदार के आंसू भी गिरते हैं। मतलब इस वक्त ये सारी चीज़ें जिम्मेदार अपने सारे खर्चे कर चुका है, सारी स्प्रेयाँ, सारे खादें वगैरह डाल के अब एक बिल्कुल तैयार फल जो है इस वक्त गिरता है,
तो ये फिर जो है ना, वो जब जिम्मेदार देखता है कि पौधे के नीचे जी 20-20 दाने गिरे पड़े हैं, तो ये फिर नाकाबिले बर्दाश्त होता है। इस केरे के लिए जो इस वक्त बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। तो ये हमने एक स्प्रे करवाना है, और इसके लिए मैं मतलब इसमें अब मैं मुख्तलिफ नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन ये ट्यूबरकुलोनाजोल वगैरह जिसमें, या कापर वाली, या थायोफिनेट मिथाइल, इस तरह का एक अच्छा फंजीसाइड जो है ना, इस वक्त हमने स्प्रे करवाना है। और ये ऐसा फंजीसाइड होगा जो हमारा ये जो बीमारी आप डंडी पे आनी है, तो ये आप बीमारी शुरू ही नहीं होगी तो ये फल नहीं गिरेगा। अब इसके साथ मैं दो चीज़ें और बता दूं कि ये फल जो है ना, इस पे एक और चीज़ भी अब आएगी कि इस पे कुछ दिनों बाद फ्रूट फ्लाई भी जो है वो हमला करेगी, उसका भी खतरा है। उसके लिए हमने तदारक करना है। फिर एक शिकायत हमारे पास ये आती है कि जी ना ही कोई निशान है फल पे, ना ही डंडी सूखी है, फल गिर गया है। इसको हम कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, कि पौधे पे जो है ना हार्मोन में बैलेंस नहीं है। उसके लिए मैं जब ये स्प्रे करवाऊंगा, उसमें हम शामिल कर देते हैं प्लांटोफिक्स या फाइटोफिक्स। तो ये जो चीज़ है जब इसमें ऐड करेंगे स्प्रे में, तो ये इंशाल्लाह आपके लिए ये बीमारी वाला मसला जो है जिसके लिए फंजीसाइड हो जाएगा, ये हार्मोन वाला मसला जो है इसके लिए प्लानोफिक्स ऐड हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये जो आपका कह रहा है, ये अगले दिनों में ये इंशाल्लाह शुरू नहीं होगा और रुक जाएगा। तो आज जो है आप पहली से पहले पहले, यकम अक्टूबर से पहले पहले एक स्प्रे ये हर हाल में आप लोग करवा दें, तो इंशाल्लाह ये केरे वाला मसला आपका शुरू नहीं होगा। तो इसके लिए अगर मजीद कोई आप लोगों को हेल्प की ज़रूरत होगी, तो हम हर वक्त इंशाल्लाह आपके लिए हाजिर होते हैं। नेक्स्ट। सिट्रस कैंकर का इशू है, लेकिन अब बहुत सारे लोग हमारे इस पे वाकिफ भी हैं और इसको तदारक कर भी रहे हैं। इसका एक ही इलाज होता है जी, कापर बेस्ड फंजीसाइड या बोडो मिक्सचर का स्प्रे। और इसका ताल्लुक होता है जी बारिश के साथ। अगर बारिशें ज़्यादा होगी तो कैंकर आएगा, अगर नहीं होगी तो कैंकर नहीं आएगा। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि साल में कापर के 2 फंजीसाइड के स्प्रे हो जाएं, या बोडो मिक्सचर नीलत होता चूना तैयार करें, और एक स्प्रे आप अप्रैल मई में करवा लें और एक स्प्रे अगस्त सितंबर में करवा लें। तो ये कॉपर वाली स्प्रे से आपके जो है वो स्कैब नोज वाली बीमारी भी कवर हो जाएंगी, ये कैंकर भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट। ये सिट्रस ग्रीनिंग वाला इशू दुनिया में इस वक्त हम क्या जी, इस वक्त तो अमेरिका भी बहुत परेशान है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई तदारक ही नहीं है। ये आप देख लें, इसको हम बच भी कह देते हैं। फल जो है ना वो इसकी शक्ल बिल्कुल डी शेप हो जाता है, लबूतरा सा हो जाएगा। आखिरी वक्त तक जो है ना, ये अप्रैल मई में भी ये दाना जो है आधा सब्ज रहता है और आधा जो है ये पीला रहता है। तो ये बीमारी दरअसल एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, लेकिन इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो एक जो बीमार पौधे से आप जितने नर्सरी के पौधे तैयार करेंगे, तो आगे जितनी भी नर्सरी बनेगी वो सारी इस बीमारी से मुतासर होगी, और वही पौधे जब आगे फील्ड में जाएंगे तो वो सारे पौधे सिट्रस ग्रीनिंग। दूसरा जो है कीड़ा है जिसको हम सिट्रस सिला कहते हैं, वो इसका वेक्टर है। एक बीमार पौधे से वो सेहतमंद पौधे में इसको शिफ्ट कर देता है। तो इस वक्त हमारा सारा फोकस जो है सिट्रसिला के कंट्रोल के लिए है और नर्सरियों के रजिस्ट्रेशन पे है, कि कोई नर्सरी बीमार पौधा ना तैयार करे, और सिट्रसिला जो ही नजर आए इसको कंट्रोल कर लो। तो ये ग्रीनिंग वाला बीमारी वाला इशू जो है ना, ये कंट्रोल हो सकता है। लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त दुनिया में अगर कोई दुनिया परेशान है सिट्रस के लोग, तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये सिट्रस ग्रीनिंग की वजह से परेशान है। तो हमें अभी से इसको तवज्जो देनी है, सिट्रसिला को कंट्रोल में रखना है, नर्सरी पर एतमाद से पौधे लेने हैं। तो इंशाल्लाह ये मसला हमारा काफी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट। ये जी है जी आज का इशू। इस वक्त रोज मेरे पास जितने लोग आ रहे हैं, जितने लोगों के फोन आ रहे हैं, एक ही टॉपिक है जी, हमारा पौधा खड़ा खड़ा मर गया जी। हमारा पौधा जी कल ठीक था, सब्ज था, आज देखा है तो जी बिल्कुल वो मर चुका है। इसको हम कहते हैं जी सडन डेथ। कि पौधा हरा भरा पौधा है, देखे जी बिल्कुल देख कितना बड़ा पौधा है, और ये पौधा जनाब आने वाले 2-4 दिनों में आप देखें कि ये बिल्कुल डेड हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा इशू वक्त इस वक्त चल रहा है, और मेरे पास हर आने वाला मरीज इसी चीज को लेके आ रहा है कि ये हमारे पौधे मर रहे हैं। इसके लिए मैं एक गुजारिश करूं, एक तो इसके लिए मैं आप लोगों को साल का शेड्यूल बताऊंगा कि अगर इस बीमारी को कवर करना है
तो आपने इसका इलाज बीमारी आने से पहले करना है। और ये हमारा टाइम है हमारे पास अप्रैल से पहले, फरवरी से लेके अप्रैल का जो टाइम है, इसमें अगर आप इन पूरे बागात का इलाज कर लेंगे तो ये बीमारी इंशाल्लाह शुरू नहीं होगी। और जब ये शुरू हो जाती है, अगर 50% से पौधा ज़्यादा शाख में चला गया है तो फिर इसकी रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसके लिए हम, एक तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि साल का पूरा जो है ना, आपने अप्रैल से पहले पहले फरवरी से अप्रैल, इसमें हमने 2-3 चीज़ें जो है वो ज़मीन में ऐड करवाते हैं। इसमें फंजीसाइड है, फुस्टाइल अल्मोनियम है, इसके बाद कोई भी नीमाटोड को मारने के लिए दानेदार जहर जो है वो इस्तेमाल करवाते हैं। ये 2 चीज़ें, और तीसरी चीज़ अगर नीलत होता है, 3 चीज़ें अगर एक आप साल की रूटीन बना लें कि मैंने हर साल बाग में अप्रैल से पहले पहले 3 चीज़ें डालनी है, तो इंशाल्लाह ये मसला जो है आपका शुरू ही नहीं होगा। इसमें होता यह है कि इसकी जो फीडिंग रूट्स हैं पौधे की, जो खुराक बनाने वाली जड़ी होते हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। पहले उसमें नीमाटोड आता है, फिर उस पर फंगस अटैक करती है, वो जो जाला सा होता है जो खुराक बनाता है, बिल्कुल वो खत्म हो जाता है। आप पौधे की जड़ को हाथ लगाएंगे तो सारे बाल जो है ना वो आपके हाथ में ऐसे आ जाएंगे और वो जड़ बिल्कुल गल चुकी होगी। तो उस वक्त जब हम इलाज की तरफ जाते हैं तो फिर पौधे के लिए बहाली बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर भी हम उसको, बंदे को ये कहते हैं कि पहला काम ये करें कि इसका सारा फल तोड़ें, जितना भी इसके ऊपर फ्रूट लगा है फौरी तौर पर तोड़वा दें। उसके बाद इसके जो है ना कैनोपी में, जो पौधे के घेरे से तकरीबन फुट 1.5 फुट बाहर से शुरू करें और अंदर तक इसमें 2-3 चीज़ें हुई है, जैसे फोस्टाइल अल्मोनियम है, दानेदार जहर है, या फोलियो गोल्ड कर लें, या इस 3-4 नीलत होता है। ये 3-4 चीज़ें जो है फिर पौधे के घेरे में डाल के आप इसको हर हफ्ते पानी लगाएं, फिर ताकि इसकी जड़ें जो है ना जल्दी से बहाल हो जाए। इसमें थोड़ी सी फास्फोरसी खाद भी ऐड कर लेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें जब इसमें डालते हैं और उसको फौरी पानी लगाते हैं, फिर हर हफ्ते बाद फिर पानी लगाते हैं, तो हमारे इंशाल्लाह इससे हमारे बहुत सारे पौधे बहाल हुए हैं। लेकिन इसका इलाज वही है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि साल के शुरू में कर लेंगे तो ये बीमारी इंशाल्लाह आपके बाग में स्टार्ट नहीं होगी। तो इस पे आप लोगों की तवज्जो की जरूरत है। नेक्स्ट, ये वो निमाटोड है जो जिसकी जड़ों को खाता है और फिर इसको खत्म कर देता है। तो इसके लिए हम ये रग्बी, फ्यूराडान, कार्बोफ्यूरान वगैरह वगैरह ये सारी चीजें डाल देते हैं तो ये कवर हो जाता है। नेक्स्ट, अब टाइम के हिसाब से मैंने काफी कोशिश किया है कि बीमारियों को कवर कर लिया। अब कीड़ों में से मैं देखूंगा कि आने वाले दिनों में क्या ज्यादा जो खतरनाक है वो आपको बता देते हैं जल्दी में, टाइम भी शायद ज्यादा ना हो। तो ये सिट्रसिला है और इसको हम सबसे खतरनाक कीड़ा समझते हैं। ये सिर्फ नहीं है कि पौधे का रस चूसेगा, बल्कि ये मैंने जैसे आपको बताया कि सिट्रस ग्रीनिंग फैलाएगा। फिर आप लोगों को तजर्बा होगा कि जिस बाग में ये सिला आ गया है तो बाग 2-2 फुट ऊपर से सूख जाता है, काला ढिंगर स्याह हो जाता है। आप कहीं से दूर से गुजरेंगे सड़क से, आपको पता चल जाएगा यार इस बाग को कुछ हो गया, जैसे जला हुआ नजर आएगा आपको। ये इस कीड़े की वजह से हो जाता है। इसको लाइट नहीं लेना, ये नई फोड पे आएगा, आजकल शुरू हो चुका है। आपको इसकी ये तस्वीर देख लें, इस तरह नजर आएगा। पौधे पे पाउडर सा सफेद सा नजर आ जाता है, पत्तों पे पानी सा भी नजर आ जाता है। तो जैसे ये अलामात नजर आए फौरी तौर पे आपने इसका स्प्रे करवाना है और इसको कवर में रखना है, अदरवाइज इसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत खतरनाक होते हैं। तो इसके लिए बेशक कोई भी आप ग्रुप्स जो है इसमें बाइफेंथ्रीन के साथ अमीडा मिला लें, बाइफेंथ्रीन के साथ एक तारा मिला लें, यहाँ शिद्दत हो तो कोई भी 2 जहर मिला के स्प्रे करवाएंगे तो इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रूट फ्लाई का इशू मैंने आपको बताया शुरू होना है। तो इसमें बुनियादी चीज़ आपने ये करनी है कि जितना भी गिरा हुआ फल है वो आपने इकट्ठा करके दबा देना है, और उसके बाद जिनसी फंदे हम कहते हैं। और फिर अगर शिद्दत ज़्यादा हो तो आप डिप्ट्रेक्स या ट्राइक्लोरोफान का स्प्रे 1-2 दफ़ा कर देंगे तो आपका सीज़न गुजर जाएगा। इसका मुकम्मल इलाज हम कहें कि 100% वो कोई नहीं है। इसको हमने बस अंडर प्रेशर रखना है, अंडर स्ट्रेस रखना है। तो इसके लिए अगर ये 2-3 चीज़ें आप कर लेते हैं, गिरा हुआ फल दबाई रखें और 1-2 स्प्रे कर दें, तो ये इंशाल्लाह काफी हद तक आपका सीजन जो है सही गुजर जाएगा। नेक्स्ट, ये चलें जी आगे जी, अभी इसका इस वक्त इशू नहीं है। नेक्स्ट, हाँ ये थ्रिप्स का मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये थ्रिप्स का जो निशान है ये भी अप्रैल में बनेगा। ये उस वक्त जब आप स्प्रे करवाते हैं मसरी पे, मटर साइज का जब दाना होता है, तो ये थ्रिप्स का भी स्प्रे हम जो है ना 2 मिला के स्प्रे करवा देते हैं।
स्काई मेलानोज के साथ ये थ्रिप्स का भी करवा देते हैं, तो ये अल्लाह के फजल से कंट्रोल हो जाता है। बाद में इसका कोई इलाज नहीं है। अगर उस वक्त अप्रैल वाला स्प्रे मिस हो गया तो उसके बाद बेशक आप जितने मर्जी स्प्रे करवाएंगे, अगर ये रिंग बन गया है तो फिर ये खत्म नहीं होता। इसलिए वो ये बड़ा क्रिटिकल टाइम पे इसका स्प्रे होता है, तो वो करवाना है। ये रेड स्केल हम दिखा रहे हैं आपको, ये इस वक्त हमारी इस वक्त की जो है ना, ये नीड ऑफ द डे, आज का इशू है। ये हमारे बागात में इस वक्त शुरू हो जाता है अगस्त के बाद, और ये ऐसा ऐसा पहले कुछ दाने बनते हैं, फिर उसके बाद सारे फ्रूट पे इसका ये ऐसे, ये हर एक पूरा कीड़ा है, इसको हम रेड स्केल कहते हैं। और ये ऐसे उतर भी जाता है, अगर इसको आप वॉश करेंगे अच्छी तरह तो ये उतर भी जाएगा, लेकिन ये एक्सपोर्ट के लिए हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसके लिए ये जैसे ही इसके सपाट शुरू हों, इसमें एक फायदा, इसमें एक प्लस पॉइंट ये होता है कि जब ये होगा ना, एक पौधे के हर दाने पे होगा, लेकिन हो सकता है साथ वाले किसी पौधे पे भी ये ना हो। तो जिन पौधों पे इसका हमला नजर आए उस पे एक मतलब थोड़ा सा जो है ना, इस पे हम ताकतवर स्प्रे जो है ना, जरा हाई पोटेंसी स्प्रे यूज करवाते हैं। तो इसके लिए हम बार्डर और कोसेट वगैरह, मेलाथियान वगैरह इस तरह के कुछ इंसेक्टिसाइड करवाना पड़ते हैं, फिर ये कंट्रोल होता है। तो बहरहाल इस पर नज़र रखें, और इसको फैलने से पहले पहले अगर स्प्रे कर लेंगे तो ये इंशाल्लाह रेड स्केल आपका कंट्रोल होगा। तो ये तमाम चीज़ें थोड़े से टाइम में कोशिश की है कि जो इश्यूज आज के हैं वो कवर हो जाएं, और जो आने वाले टाइम में हम गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के लिए कुछ कर सकते हैं, तो थोड़े से टाइम में मैंने कोशिश ये की है कि ये सारी चीज़ें कवर हो जाएं। लेकिन ये खावर साहब, एक प्रोग्राम काफ़ी नहीं होता, ये कोई प्रोग्राम हमें और भी रखने पड़ेंगे। बहरहाल हम तो हर वक्त हाजिर हैं, जब बुलाएंगे इंशाल्लाह तो हमारी खिदमत आपके लिए हर वक्त हाजिर होंगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि एक प्रोग्राम काफी नहीं है। हम लोग एक्चुअली 15 क्रॉप्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और हम कोशिश ही कर रहे हैं कि हम जो क्रिटिकल टाइम है उसके ऊपर हम लाजमी कोई ना कोई कवरेज करें किसी ना किसी प्रोग्राम की। हम 2 वीक के बाद सिट्रस के ऊपर और एक प्रोग्राम लेके आएंगे, और हमारा प्लान है कि चूंकि सिट्रस की एक्सपोर्ट जो है वो दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगी। नवंबर के लास्ट वीक में नॉर्मली हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते होते हैं हमारे प्रोसेसर या एक्सपोर्टर्स। तो हमारा प्लान ये है कि हम एक्सपोर्ट स्टार्ट होने से पहले पहले जितनी क्रिटिकल स्टेजेस है उसके अंदर सारे मामला को कवर करें। तो इसलिए आपको तकलीफ दी, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपको जब भी बुलाया आपने हमें टाइम दिया। मैं अपने पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए, क्योंकि सिट्रस खासतौर पे जो सिट्रस के ग्रोअर हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। अदरवाइज बहुत सारे इश्यूज जो बनी बनाई क्रॉप जो है उसमें आ सकते हैं। मकसूद अहमद साहब ने हैंड रेज किया हुआ है। सर, आपको बात करना चाह रहे हैं? मकसूद अहमद साहब कोई बात करना चाह रहे हैं? जी सर। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, जयाब। सर ज़रियाब अली बात कर रहा हूँ, जी डिस्ट्रिक्ट बोलिए। लिया, फतेहपुर सिटी। सर आई हैव माय ओन 148 एकर्स ऑफ सिट्रस, और मैंने बीएस ऑनर्स किया एग्रीकल्चरल साइंसेज, स्पेशलाइज एग्रोनॉमी में। फिर मेरे लिए शाह जनाब जनाब। सिट्रस की जो सडन डेथ के बारे में बात करना चाहूँगा। सर बहुत ज़्यादा इशू बन रहा है। हम रिसेंट जैसे 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 सर बात कर रहे थे कि एक दिन में पौधा खुश्क खड़ा होता है और अगले 5-7 दिनों में उसकी डेथ हो जाती है। ये एक इशू बहुत ज्यादा आ रहा है सर। और दूसरी बात सर, इरिगेशन स्केजुअल जो है उसके हवाले से कोई बात की जाए तो सर ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ जो है सैंडी सॉइल है, सॉइल की जो कंडीशन है वो सैंडी सॉइल है। और क्योंकि सिट्रस की वैरायटीज हमारे पास काफी ज्यादा हैं, जैसे कि, और मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जो है स्वीट लाइम है वो बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है यहाँ पे। बाकी एज कम्पेयर के जो वैरायटीज हैं जैसे कि किन्नू, उस पे बहुत शदीद हमला होता है। और सिट्रस कैंकर का रिसेंट जो हमारे पास इशू चल रहा है वो सिट्रस कैंकर का, और बहुत स्वेयर कंडीशन में अटैक है सर। और सर मैं ये आपके जो सेशन था इसके तवज्जो से बात करना चाहूंगा कि सर हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प चाहिए होगी सर, कोई कंसल्टेंट हो, या हम प्रॉपर उनको हमें फॉर्म पे आके एडवाइजरी सर्विसेज दे सकें सर। जी जरियाब, थैंक यू वेरी मच। आपके जो पहले 2 सवाल हैं, मलिक साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट, इन्होंने सडन डेथ की बात की कि इनके एरिया में इन्होंने शायद ऑब्जर्व किया है कि सडन डेथ का काफी इशू है, और जो पानी का शेड्यूल है उसके ऊपर इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि क्योंकि रेतला इलाका है, लिया की जमीन, हल्की जमीन है, रेतली जमीन है। मेरा ख्याल ये सिट्रस के लिए तो आइडियल जमीन होनी चाहिए, क्योंकि सिट्रस कम पानी में तो बेहतर परफॉर्म करता है ज्यादा पानी की निस्बत। तो मलिक साहब इसके ऊपर प्लीज आप जरूर इनको गाइड कर दीजिएगा।
स्वीट लाइम इन्होंने कहा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट ये कह रहे हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वही जारी बात है आपको गाइड करेंगे। आप माशाल्लाह बीएससी एग्रीकल्चर हैं, मेरा ख्याल आप एक अच्छा सोर्स बने अपने इलाके के लिए, और आप हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा मौजूद रहेगा। आज के इस सेशन की रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पे भी चली जाएगी, ये चीजें मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा। पहले मैं मलिक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सडन डेथ और इरिगेशन के शेड्यूल खास तौर पे लिया की जमीन को सामने रखते हुए प्लीज इसके ऊपर को गाइडेंस फरमाइएगा। जी इस तरह है जी कि ये पानी का शेड्यूल इलाके के हिसाब से मुख्तलिफ होता है जी। एक तो हम इसको देखते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन आपका जो है वो क्या है, आपने फ्लड इरिगेशन करनी है या किस सिस्टम पे है। दूसरा ये होता है कि सर टोटली जैसे मैंने पहले बताया है कि हर इलाके के हिसाब से इसका शेड्यूल, आप मैक्सिमम 2 वीक्स के बाद जो है ये पानी आपको रेतले इलाके में तो लगवाना पड़ता है जी। तो ये तो आपने अपने इलाके के हिसाब से उसको मैनेज करना है। सडन डेथ की बात मैं पहले कर गया हूँ कि जी ये इस इशू को अगर कवर करना है तो आपने फरवरी मार्च में पौधे में फंजीसाइड और नेमेटिसाइड का इस्तेमाल करें और ऑर्गेनिक मैटर पौधे का बढ़ाएं। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने शुरू में ही कहा है कि ये ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है, तो इसकी वजह से भी ये सारे मसाइल बढ़ रहे हैं। तो इसमें आप कोशिश करें ग्रीन मिनोरिंग और जो है ना फार्म यार्ड मिनोर के साथ बाकी कुछ चीज़ें ह्यूमिक एसिड वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, और इसके साथ फंजीसाइड और नेमेटिसाइड का इस्तेमाल हो जाए तो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। मिठा राइट रेड सर। इलाके में बहुत अच्छा कवर कर रहा है, और उसमें ऑरेंजेस भी आप लोगों के साथ बड़े अच्छे हैं, तो इसको आप चलाएं ज़रूर। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं अक्सर जाता भी हूँ लिया, तो लिया का जो एक्सटेंशन स्टाफ है वो माशाल्लाह बहुत समझदार और बहुत एक्टिव है, तो मेरा ख्याल है वो प्रॉपरली आप लोगों को गाइडलाइन ज़रूर देंगे। सर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। ये भी बताता जाऊं कि जिस जमीन में हम इंटरक्रॉपिंग जो सिट्रस की बात कर रहे हैं, इंटर जिस जगह हम अल्फा अल्फा कास्ट कर रहे हैं जिसे लूसर्न हम कहते हैं, उसमें कोई बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन है सिट्रस की। पौधे आप इतने अच्छे खुशहाल होते हैं, और एज कम्पेयर के जो दूसरी जमीन होती है जिसमें कुछ नहीं लगाया होता, वहां पे जो है पौधे की कंडीशन और होती है सर। ये सही है आपकी बात। ये आपके जो इलाके हैं ना रेतले इलाके में इसके फवायद हैं, लेकिन जो भारी ज़मीन है सरगोदा में वहाँ हम इस तरह हर साल रिकमेंड नहीं करते कि आप जो है ना लूसन वगैरह मुकम्मल लगा दें। 1 साल के लिए लगा लें, उसको रोटावेटर कर दें तो बहुत अच्छी बात है। रेतले इलाके में इसके फवायद ज़रूर हैं क्योंकि उसमें ज़मीन कवर रह जाती है, नमी जो है वो रह जाती है, जैसे आप उस पर फिर पानी का वक्फा भी आपका बढ़ सकता है। तो ये जी सर, चीज़ें और हैं हर नाइट्रोजन का इलाके सोर्स के भी है। हिसाब से, वो चीज़ें मतलब है हम थोड़ी वेरी करती हैं जी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी सर, मच। थैंक यू वेरी जलील, मच। मैंने चैट बॉक्स के अंदर मैनुअल शेयर किया उर्दू में, आप प्लीज वो डाउनलोड करें। बाकियों के लिए भी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग चैट बॉक्स के अंदर सिट्रस का एक मैनुअल हम लोगों ने डेवलप किया है, उर्दू में है, वो डाउनलोड करें, हमारी वेबसाइट पे भी है। उसके अंदर पूरा राउंड द ईयर जो शेड्यूल है वो हम लोगों ने उसके अंदर डाला हुआ है। डॉक्टर अजहर नवाज साहब हैं हमारे साथ। सर आप बात करना चाह रहे हैं? चलिए सर, मैं थोड़ा सा 5 मिनट लेट सेशन ज्वाइन किया था तो वो मुझे नहीं मिल रहा, आप काइंडली दोबारा शेयर कर दें सर। मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, आप डोंट वरी, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। डॉक्टर अजहर नवाज साहब हमारे साथ। जी खावर साहब बहुत शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन है सच कोई नहीं है, मैंने जनाब की सर्विसेज को एक्नॉलेज करना था। आपने माशाल्लाह बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपने जुल्करनैन ने मिल के ये बड़ा अच्छा जो है प्रोग्राम मुनक्किद किया है, और मलिक साहब का भी शुक्रिया, उन्होंने बड़ी अच्छी मालूमात शेयर की हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्तों के लिए ये मुफीद रही होंगी, और आइंदा भी इंशाल्लाह हम आपसे इस तरह के सेमिनार्स की तवक्को रखते हैं। आप अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। बस मैंने ये एक्नॉलेज करना था। थैंक यू जी। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप जैसे एक्सपर्ट्स हमें चाहिए, मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है। जिस तरह जरियाब ने अभी बताया कि वो हॉर्टिकल्चर का या एग्रोनॉमी का स्टूडेंट है, हमने अपने स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाना है कि हमारे इलाके जो हैं वो डेवलप कर सकें। हमें हर जगह से, गवर्नमेंट से ना सही लेकिन प्राइवेट लेवल पे भी, छोटे लेवल पे भी छोटे छोटे क्लस्टर्स बन जाएं और सर्विसेज अवेलेबल हों, ताकि हमारा जो हॉर्टिकल्चर का या ज़राअत का सेक्टर है वो बेहतर परफॉर्म कर सके। किसी और साहब का कोई सवाल है तो जरूर जरूर पूछिए। मैं इसके साथ ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज की, जी मकसूद साहब सर। खबर साहब, मैं एक बात करना चाहूँगा। मकसूद जट बोल रहा हूँ कॉलेज से। सर 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 प्लीज सर। मेरी आवाज़ आ रही है जी? जी आ रही सर, सर आ रही, चौधरी साहब आ रही, जरूर बात करें। मलिक साहब ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है और आपने बहुत अच्छा
ये सेमिनार सभी वेबिनार करवाया। तो जो मसाइल हैं वो तो कल्टीवेशन के मलिक साहब ने बहुत बता दिए, लेकिन जो आगे मसाइल पैदा हो रहे हैं वो ये हैं कि एक्सपोर्ट जो है किन्नों की 50% हो गई है सिट्रस की, और कोई भी फ्रूट जो है या सब्जी है वही एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी। तो एक तो हमारा जो किन्नू है, हमारी जो पुरानी वैरायटीज़ हैं ये 1960 से आ रही हैं, इन वैरायटीज़ को भी तब्दील करने की ज़रूरत है। और दूसरे मुल्कों को वो किन्नू चाहिए जो अक्टूबर में हार्वेस्ट हो। तो इसके लिए मलिक साहब से गुजारिश है कि बाकी भी अजहर नवाज साहब हैं और काफ़ी लोग हार्टिकल्चर के मुतल्लिक़ बैठे हैं, हम तो अनाड़ी भी हैं और नॉन टेक्निकल भी, वाले जो मसाइल हैं वो हमने बता दिए हैं, इनका कोई ना कोई तदारक करवाएं। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया मकसूद साहब। सिट्रस CRI आई बिलीव के न्यू वैरायटीज की मल्टीप्लिकेशन उनकी मेरा ख्याल रिसर्च का जो काम है वो कर रही है ऑस्ट्रेलियंस के साथ, चाइनीज के साथ मिलके। बट मलिक साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर रोशनी डालने के नई वैरायटीज के ऊपर क्या अपडेट है सर? बिल्कुल, इसमें हम कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पिछले 1-2 सालों से हमारा फ्यूचर अर्ली जो है वो एक्सपोर्ट लाइन में आ रहा है। तो ये मैं मकसूद साहब से भी गुजारिश करूंगा और बाकी दोस्तों से भी, खासकर लैया के जो दोस्त हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि फ्यूचर अर्ली को बढ़ाएं। और क्योंकि मैं पिछले 2 सालों से देख रहा हूँ कि वो, बल्कि बाज ये भी एक्सपोर्टर कह रहे हैं कि जी हमारा जो फ्यूचर अर्ली है वो हमें किन्नू से ज़्यादा एक्सपोर्ट में पैसे दे रहा है। तो एक तो इसको बढ़ाएं तो इंशाल्लाह इसकी ज़रा जल्दी हो जाएगी हार्वेस्टिंग, या हम किन्नू से पहले भी भेज सकेंगे। दूसरा, हमारे पास एक वैरायटी आई है जी डेजी, हम ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई है। तो ये ज़रा किन्नू से अर्ली है, तो इस पे हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं ताकि अल्लाह खैर करे ये कुछ सालों में तैयार हो जाएगा, तो इसको भी हम एक्सपोर्ट लाइन में ले जाएंगे। तीसरी गुजारिश ये है कि हम ऑरेंजेस पे जो है ना, हमारे पास ऑरेंजेस की बहुत सारी अकसाम हैं, सीडलेस भी हैं, सेलेस्टियाना है, ड्राको है, और भी बहुत सारी अकसाम हमारे पास माल्टे में हैं। अगर हमारी एक्सपोर्ट लाइन में ये ऑरेंजेस शामिल हो जाएं तो फिर तो हम अक्टूबर में ऑटोमेटिकली जो है हम एक्सपोर्ट में जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर ऑरेंजेस के ऊपर जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, खैर वो बेहतर इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं वो, क्योंकि हर चीज का जो अल्टीमेट जो रिजल्ट होता है वो कॉस्ट के ऊपर होता है। ये इकोनॉमिकली शायद जो हमारी इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे वाइबल नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान में बड़ा अच्छा रेट मिलता है ऑरेंजेस का, इतने अच्छे रेट पे बिकता है कि एक्सपोर्टर कहता है कि हमें जिस रेट पे मिल रहा होता है उस रेट पे फिर वो कंपटीशन में वो नहीं आता। खैर ये लंबी बहस है, इसके ऊपर हम बाद में बात कर लेंगे। आपने बताया कि डेजी आपके पास है, और डेजी सर मैंड्रेन है? ये बिल्कुल एक किन्नू की तरह का ही है जी। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट सर। मियां सलार अख्तर साहब, सर आप बात करना चाह रहे हैं कोई? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां सलार अख्तर है और मेरा ताल्लुक ज़िला राजमपुर से है। मैंने जो है ना 6 एकड़ का बाग है मेरा, किन्नू का और मौसम्बी का ना, और मीठे का भी। लेकिन अगर हम उसकी मार्केटिंग देखें और उसका प्रॉफिट देखें तो मुझे फसलात में ज़्यादा प्रॉफिट लगता है बानिस्बत इसके कि हम मौसम्बी या किन्नू या ये जिस तरह लगाए स्वीट लाइम वगैरह। अब आप देखें कि स्वीट लाइम है जो हमने 4 साल का लगाया है, अब उसका रेट हमने तो 2021-2500 मन देख के लगाया था, लेकिन अब उसका रेट हो गया 900, 1400, 1500 हो गया है। तो किन्नू का रेट भी ऐसी यानी कि फ्लक्चुएट करता रहता है हमारे जिला राजमपुर में ना। और बाग शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा होता है, यानी कि पत्ते उसके लश ग्रीन होते हैं, उसका फ्रूट वगैरह भी लग रहा होता है, फूल भी बेताशा होते हैं। लेकिन ये किन्नू के बाग में अचानक ऐसे होता है कि ड्रॉपिंग शुरू हो जाती है फ्रूट की ना, फ्रूट की धड़ाधड़ ड्रॉपिंग शुरू हो जाती है, गिरना शुरू हो जाता है छोटा फ्रूट जो है ना। तो इस वाले से मैं ये कहना चाह रहा हूँ मलिक साहब से कि मलिक साहब आप हमें ये बताएं कि हम इसकी अच्छी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम जैसे छोटे जिम्मेदार हैं जो जिला राजमपुर से जिनका ताल्लुक है। अब मंडी में लेके जाना आपको पता है उसका कमीशन, उसकी ट्रांसपोर्ट कैरिजेस वगैरह, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। हम हमारे लिए कोई ऐसा आप यानी कि कोई वैरायटी बताएं या फिर हमारे जैसे किसानों का ऐसा लिंकेज बना दे जिसके जरिए हम एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोड्यूस करके बड़े शहरों में अपना सेल कर सके। बहुत शुक्रिया। ये फावर साहब बेहतर बता सकेंगे जी।
मलिक साहब, मैं इसके ऊपर कमेंट कर देता हूँ। एक्चुअली फार्मर्स ने अपनी इकोनॉमिक वायबिलिटी खुद कैलकुलेट करनी होती है। अपने अपने इलाके के अंदर जो चॉइस ऑफ क्रॉप है वो आपने बड़ा सोच समझ के करने वाला फैसला है। ये एक ऐसी बहस है शायद जिसका हम लोग कोई हल नहीं निकाल पाएंगे। जहां तक इन्होंने बात की एक्सपोर्ट की, तो सर एक्सपोर्ट के लिए आपको अपने इलाके के अंदर वो प्रोविजन सारी डालनी पड़ेंगी जो एक्सपोर्ट के लिए चाहिए। यहाँ से देखें, सिट्रस की जो हब है, वो पहली सबसे बड़ी जो हब है वो सिट्रस की सरगोदा और बलवाल है। और सरगोदा बलवाल के अंदर 200 से ज्यादा यूनिट लगे हुए हैं। एक्सपोर्ट करने किन्नू को या किसी भी जो सिट्रस फ्रूट है उसको गुजारना पड़ता है। आपके पास अगर सिर्फ बाग है तो आप उसको उसको जो प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है जब तक उस इलाके में नहीं होगी तब तक मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी एक्सपोर्टर को कि वो राजनपुर से उठा के लेके आए सरगोदा में या टोबा टेक्सिंग में या इवन 2-3 यूनिट लिया में भी लगे हुए वहां पे लेके और वहां से प्रोसेस करके निकाले। सारी चीजों का जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि इकोनॉमिक वायबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाएं, उसकी क्वालिटी को बेहतर करें, उसकी यील्ड को बेहतर करें। इसमें दूसरी राय नहीं है कि आप लोकल मार्केट से भी अच्छा नहीं अर्न कर पाएंगे। अब तो खैर पाकिस्तान के अंदर में भी एक खास क्लास है जो अच्छा फ्रूट या अच्छा प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार है। उनको अगर आप अच्छी प्रेजेंटेशन में अच्छा प्रोडक्ट प्रेजेंट करेंगे तो वो जरूर लेने के लिए तैयार होगी और आपको प्रीमियम पैसे भी उसके ऊपर पे करेंगे। इसके ऊपर हम लोग एक अलग सेशन रखेंगे, लोकल डोमेस्टिक मार्केटिंग और इंटरनेशनल मार्केटिंग के जो एसओपीज हैं और उसको कैसे हम लोग देख के चल सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग एक पूरा सेशन रखेंगे। उसके अंदर आप जरूर आइएगा, इंशाल्लाह आपको गाइडेंस मिलेगी। सर प्लीज, नीड ऑफ इस द टाइम टाइम, पे ये आप बहुत सिर्फ जरूरी है जो सर। इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि आप अपनी क्रॉप की क्वालिटी और यील्ड को बेहतर करें और उससे आपको बेहतर अर्निंग आप कर सकेंगे। जरियाब सर, आप कोई और बात करना चाह रहे हैं सर? जी सर, मैं जो बात आप कर रहे हैं कि इस पे हम एक अलग सेशन रखेंगे, तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है सर। आज मार्केट का जो क्राइसिस चल रहा है वो सर हम बहुत परेशान हैं। जो रीसेंट रेट्स थे उससे भी आजकल जो हालात हैं, जो शायद मेरे ख्याल में यहाँ सिट्रस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है और बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, या शायद इंटरनेशनल मार्केट ड्रॉप आउट कर चुकी है, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा जो है खपत नहीं है सिट्रस की सर इस टाइम। तो जरियाब शायद एक्चुअली जरियाब एक्चुअली चूंकि आज का सेशन जो है वो यस सर, बेसिकली यस सर, पैथोजन और जो करंट इशू यस सिट्रस सर, यस सर। हैं उसके ऊपर था। ये इसके ऊपर हम डिटेल्ड सेशन जैसे मैंने पहले अर्ज किया रखेंगे। थैंक यू। बहुत सारी वजह हैं जो मैं मुनासिब नहीं है कि हम लोग टॉपिक से हट जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को हर चीज देखें कैलकुलेशन के ऊपर चल रही होती है। फार्मर ने भी कैलकुलेट करना है, प्रोसेसर ने भी करना है, एक्सपोर्टर ने भी करना है। हमारी प्रोडक्शन कम नहीं हुई, हमारी प्रोडक्शन 22-23-24 लाख टन के आसपास हर साल रहती है, लेकिन एक्सपोर्ट कम हो रही है। उसके अपने इश्यूज हैं। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर अगर हमारी प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं करती उसके अपने मसले हैं, लेकिन ये हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। सलार साहब की बात होगी है। ये अदनान तारिक साहब हैं जी, नेशनल फूड से, ये बात करना चाह रहे हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वाले मेरा ताल्लुक जो है वो बेसिकली कुंडी से है। तो मैंने भी इसके जो है ना सिट्रस के वो प्लांट लगाए हुए थे, ऑरेंज का लगा के यहाँ पर लगाए हुए हैं। उस पे ये कहता है कि 2-3 साल तो उसने फ्रूट तो माशाल्लाह बहुत अच्छा दिया था। अब मुझे ये थोड़ा सा ये बताया जाए कि इसकी प्लांट की जो क्या कहते हैं कि एज होती है वो कितने टाइम तक होती है और कितने टाइम तक ये चलता है। तो बाद में अगर नया लगाना पड़ता है। वैसे प्लांट तो मेरा हरा है लेकिन अब उसमें जो है ना वो ऑरेंज लग नहीं रहे। पहले तो 2-3 साल तो माशाल्लाह बड़े जबरदस्त वो लगे हुए थे। तो अब जो है वो अब इसका के लिए नए प्लांट लगाने पड़ेंगे या वही अभी हमें दे सकते हैं फ्रूट्स? इसके बारे में मैं पूछना चाह रहा था। मलिक साहब, इसके ऊपर कमेंट फरमाइएगा प्लीज। नहीं सर, नहीं, नए बगात बिल्कुल नहीं लगाने। आपने पुरानों को संभालना है। ये तो अभी आपने खुद, इनकी तो एज ही अभी थोड़ी है जो आप बता रहे हैं। और हमारे पास किन्नू के 50 या 60 ईयर्स के प्लांट्स भी हैं। और इधर हमारे सरगोदा में एक्सपोर्टर ये ढूंढ रहे होते हैं कि कोई हमें बड़ी उम्र का बाग मिल जाए। मतलब एक किन्नू में ये है कि जितनी उसकी एज ज़्यादा होगी उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी बनेगी। तो आप इसके लिए इसकी खुराक की ज़रूरियात पूरी करें, इसमें गोबर की खाद डालें, पानी को कंट्रोल में रखें, इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करें। आप खावर साहब से बात करके एक दफ़ा मैं आपको इसकी सारी चीज़ें समझा दूंगा अलहदा में। तो इसको बहाल करें इंशाल्लाह। ये अभी इसको ज़ाया नहीं करना जी। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। अदनान साहब, बात मलिक साहब ने बिल्कुल लॉजिकल की है। देखें, बहुत सिंपल फिलॉसफी है। पौधों का एक पूरा फिनोलॉजिकल साइकिल होता है, उसको समझने की जरूरत है।
वो साइकिल 12 माह के अंदर वर्क कर रहा होता है। उसको 12 माह के अंदर हर स्टेज को परफॉर्म करवाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि अब कौन सी स्टेज है। उस स्टेज के ऊपर 3 चीजों की रिक्वायरमेंट आपने देखनी है, उसकी खुराक देखनी है, उसका पानी देखना है, और उसके ऊपर अगर कोई पेस्ट डिजीज कोई इस तरह का अटैक आता है तो आपने उसको मॉनिटर करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने अपने पौधे की उस फिनोलॉजी को समझना है जो साइकिल में वो चल रहा है। वेजिटेटिव ग्रोथ है, रूट ग्रोथ है, डोमेंसी है, रिप्रोडक्टिव स्टेज है, फ्रूट सेटिंग है, फिर फ्रूट हार्वेस्ट हो गया, और इस तरह करके पूरी स्टेजेस चलती हैं। तो आपने उनको समझना है। जब हमारा फार्मर उन स्टेजेस को समझ जाएगा, उन स्टेजेस की रिक्वायरमेंट को समझ जाएगा, तो यकीन करें उसको बम्पर रिजल्ट्स मिलेंगे। हमारे साथ हिरा महफूज साहिबा हैं, आपको बात करना चाह रही हैं। जी वालेकुम सलाम। हीरा साहब आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा माइक के करीब हो जाइएगा। अब बेहतर है खबर सर? जी बेहतर है जी। अच्छा, एक तो फर्स्टली जो सेशन है वो बहुत अच्छा था। एज यूजुअल PHDEC का जो इंफॉर्मेशन जो भी मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है। स्पेशली थैंक्स टू यू खाबर साहब एंड जुल्करनैन एंड जाफर साहब, जो हमेशा इस तरह के जो है ना ऑर्गेनाइज करते हैं और हमें भेजते रहते हैं। मेरा एक पॉइंट ये था कि एग्जैक्टली आपका पॉइंट ठीक है, क्योंकि हमारा जो फ्रूट है वो 12 मंथ्स के इर्द गिर्द राउंड अबाउट चलता है। और हमारे फार्मर्स अभी भी रिसेंटली मुझे आज और कल में जो क्वेश्चंस मिले हैं वो इन डिजीजेस का फौरन हल चाह रहे होते हैं कि ये डिजीजेस आ रही हैं, फौरन उसका हल बताएं। अगर हमें कोई इस तरह का सॉफ्ट में आपके पास ऐसे कोई हो इन्फॉर्मेशन जो 12 मंथ्स का जो हमारे पास पूरा फॉर्मेट हो कि हमने कब कौन सी स्प्रे करनी है, ताकि उस लिहाज से हम फार्मर्स को गाइड कर सकें और उसके लिहाज से हमें उसका इन्फॉर्मेशन दे सकें। जी हीरा साहिबा, ये मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ सभी दोस्तों के लिए। सिट्रस बुकलेट के नाम से ये मैंने चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर दिया है, उर्दू में है। इसके आखिरी 2 पेजेस के अंदर हमारा कैलेंडर बना हुआ है। ये PIDC ने 10 क्रॉप्स के ऊपर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जिसको हम फल नर्सरी से लेके फल बनने तक के मराहिल सारे कवर किए हुए हैं। उसमें सारे पेस्ट हैं, उसमें सारी डिजीजेज हैं, उसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, उसमें इरिगेशनल रिक्वायरमेंट है, उसमें सॉइल रिक्वायरमेंट है। सारी चीजें हमने दी हुई, हमने कोशिश की है। मुमकिन है कोई थोड़ी बहुत गलतियां भी आपको मिले, उसके लिए माजरत हमारी तरफ से। इंप्रूवमेंट्स हम लोग कर रहे हैं वक्त के साथ। हम 2 साल के बाद इस मैनुअल को अपडेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दी जो हमारे मलिक साहब हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं, उनसे मशवरा करके, उनसे गाइडेंस सीख करने के बाद हम लोग इंफॉर्मेशन अपडेट करते हैं। क्योंकि रिसर्च के अंदर डेवलपमेंट्स वक्त के साथ साथ होती रहती हैं। तो आप प्लीज सभी दोस्तों से गुजारिश है कि इसको डाउनलोड करें। हमारी वेबसाइट के ऊपर भी वैसे ये मैनुअल्स पड़े हुए हैं। इसके अंदर हर मैनुअल के अंदर हमने कैलेंडर बनाए हुए हैं, जनवरी में क्या करना है, फरवरी में क्या करना है, मार्च में क्या करना है। और हमने ये तो मंथ वाइज है, और हमने फिर साइकिल वाइज भी बनाया हुआ है कि कौन सी स्टेज पे क्या आपने करना है। ये आप जरूर इस्तेमाल करिएगा। मोहम्मद इस्माइल साहब है हमारे साथ, कोई बात करना चाह रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, वेरी नाइस इंफॉर्मेटिव सेशन है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि खाद और केमिकल के बगैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ। रेज बेड वाली जो टेक्नोलॉजी है, मैं अपने फ्रूट का सैंपल जो है ना वो टेस्ट करवाना चाहता हूँ। वो कौन सा इदारा है, उसका प्रोसीजर क्या है, फीस क्या है, इदारे का कांटेक्ट नंबर क्या है, लैब कहाँ है और है जहाँ मुझे रिपोर्ट मिल सके, मैं सैंपल भी जो आऊँ जी, ये बगैर केमिकल और बगैर फर्टिलाइजर के ये फ्रूट तैयार हो, ये रहनुमाई फरमाए सर। और दूसरा मेरा क्वेश्चन था जो डिस्ट्रिक्ट लिया से हैं, जरिया मलक साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं तो मैंने अपना नंबर चैट में भी शेयर कर दिया है। क्योंकि 100 एकड़ का बाग मेरे अपने गांव में, जहां से मैं सीखता रहता हूँ, मैं खुद भी ग्रोअर हूँ, इसमें तमाम वैरायटी है। 100 एकड़ जो है जो कि रेस बेड के ऊपर है। मोहतरम जो हमारे डॉक्टर साहब ने प्रेजेंटेशन दी जिसमें जिन्होंने जिक्र किया फरो का, फरो को अगर थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करें, अगर मुमकिन हो वो स्लाइड वापस ले आए तो मेरी रहनुमाई फरमाएं। जो प्लांट के नीचे वाली जगह खाली पड़ी हुई है और प्लांट टू प्लांट के अंदर जो डिस्टेंस है, प्लांट टू प्लांट के अंदर जो डिस्टेंस है, हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। नंबर 1, अगर जो जगह खाली पड़ी है अगर उसको ऊपर हम मल्च कर देते तो आई थिंक जमीन का ऑर्गेनिक मैटर में भी इजाफा मुमकिन है। ये आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। थैंक यू सर, सलामत रहे। मेहरबानी जी इस्माइल साहब। मलिक साहब, मैं इनके पहले सवाल का जवाब दे दूं। सर आपने ऑर्गेनिक फ्रूट बनाया, बड़ी आपको मुबारक हो हमारी तरफ से, अच्छी बात है। इसका टेस्ट का नाम होता है MRL टेस्ट, इसको बोलते हैं मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट जो होती है, उसका जो लेवल होता है उसको चेक करने के लिए टेस्ट होता है। पूरी दुनिया में ये मांगा जाता है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्टर को हर शिपमेंट के साथ लगाना पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर 2-3 इदारे हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। PCSIR लैब है कराची के अंदर, लाहौर में भी इनका ऑफिस है, कराची में भी है, अब सरगोदा में भी बनने जा रहा है। उम्मीद है कि नेक्स्ट सीजन के अंदर शायद या 2 सीजन के अंदर ये फंक्शनल हो जाएगा। दूसरा नियाब है फैसलाबाद के अंदर, आप वहां पे भेज सकते हैं।
तीसरा, कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा पैसे लेंगी। ये टेस्ट नॉर्मली डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कितने रेजिड्यू या कितने केमिकल्स को ट्रेस करवाना है या कितने केमिकल्स के अगेंस्ट आप करवाना चाह रहे हैं। नॉर्मली ये स्टार्ट होता है 30 से 35 हज़ार से शुरू करके, और फिर जैसे जैसे आप केमिकल्स की लिस्ट कराते जाते हैं तो ये इसके रेट बढ़ता जाता है। नॉर्मली 30-40 हज़ार के करीब ये टेस्ट हो जाता होता है। मलिक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि फरो इरिगेशन के ऊपर उन्होंने बात की कि फरो का थोड़ा सा उनको रिकॉल शायद करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि फरो कैसे परफॉर्म करती है या फरो का तरीकाकार क्या है। इसके ऊपर मलिक साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा गाइड कर दें हमको। नहीं, वो आप समझे नहीं है। वो कह रहे हैं कि जैसे मैंने फरोज का बताया ऐसे ही वो कर रहे हैं। सिर्फ जो दरमियान में जगह बचती है उसके इस्तेमाल के बारे में वो कह रहे थे कि हम लोगों को बताते हैं। वो हम भी कहते हैं कि ये जो जगह बचती है इसमें आप सब्जियां लगा लें, प्याज लगा लें, गार्लिक लगा लें, ये चीज़ें भी लग सकती हैं। और इसके अलावा अगर इसकी मल्चिंग कर लें तो वो भी हो सकती हैं। तो ये ठीक, सारी चीज़ें चल रही हैं जी। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सर। नूर्स कलेक्शन हमारे साथ हैं, पता नहीं साहब का नाम क्या है, कोई बात करना चाह रहे हैं? जी, नूर्स कलेक्शन एक आईडी है जी, उनकी तरफ से हैंड रेज्ड है, आप बात करना चाह रहे हैं कोई? मेरा ख्याल वो शायद बिजी हो गए कहीं। अदनान तारिक साहब, सर आप कोई बात करना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, नूर साहिबा। जी जी, मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे कि मैंने अपने तौर पे एक क्या कहने हैं उसे, एक ग्रो किया था जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं इसको, थोड़ा मैं ड्राइव कर रही हूँ तो इस वजह से जहन से नाम निकल गया। अ, सिट्रस की का कोई प्लांट ग्रो कर दिया आपने? जी जी, वो सिट्रस का भी है और दूसरा ये है कि मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, जरा मैं एक जगह लेमन साइड, लेमन का होगा। मैं गाड़ी साइड में लगा लूँ, मैं फिर जी बात जी, करती आप हूँ। कर लेंगे। अदनान तारिक साहब, सर आपको बात करना चाह रहे हैं, आपका हैंड अभी तक रेज्ड है। ठीक है सर, मेरे दूसरा सवाल ये था कि अपना इसमें प्लांट की जो तादाद बताई गई थी, उसमें थोड़ा सा मैं लेट आया था, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो सर ने बताया था कि उसमें प्लांट 1 एकड़ में कम से कम कितने होने चाहिए जो। ये मलिक साहब आपको बता भी देते हैं, लेकिन मेरी सभी दोस्तों से ये गुजारिश है कि इस प्रोग्राम की कंप्लीट रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर 1 घंटे के बाद अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग प्लीज जब भी हमारे साथ आया करें अपने नंबर शेयर कर दिया करें चैट बॉक्स में, ताकि हम आपको अपनी PHDC कम्युनिटी के अंदर जरूर डाल दिया करें। और फिर हम अब इस आज के इवेंट के जितने लिंक होंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट पे, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, ताकि पोस्ट इवेंट जो चीजें आप लोग मिस कर दी हैं वो आप लोग जरूर उससे मुस्तफीद हो सके बाद में सुन के। मलिक साहब, उनको थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा कि पर एकड़ प्लांट्स कितने होने चाहिए। इस तरह जी कि जनरली तो हम 20x20 पे रिकमेंड करते हैं, तो तकरीबन 100 पौधा होता है जी 1 एकड़ में। लेकिन आजकल हम ये कह रहे हैं कि जी आप लोग हाई डेंसिटी पे जाएं, और अगर उसको आप कैनोपी मैनेजमेंट कर सकते हैं तो इसके लिए हम 2 रिकमेंडेशन दे रहे हैं। एक है 20x10 पे और दूसरा है 15x15 पे। तो इसके लिए तकरीबन आप 200 के करीब पौधे जो है वो 1 एकड़ में आ सकते हैं। तो इसमें बुनियादी शर्त ये है कि आप इसकी कैनोपी मैनेजमेंट अगर कर सकेंगे तो फिर ज़रूर आप लोग जो है इस 200 पौधे पे जा सकते हैं। खासकर ऑरेंजेस में तो आप ज़रूर जाएं, और किन्नू में अगर आप, या मिठा में अगर आप 100 पौधे भी रखें तो मेरा ख्याल है ये बेहतर है। थैंक यू मलिक ठीक है सर, साहब। बहुत 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 शुक्रिया आपका। नूर साहिबा, आपने को बात करनी है या हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं? नूर साहिबा शायद शायद अभी बिजी है। हमारे साथ जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी 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 मैडम। सॉरी, वो थोड़ा सा ना ड्राइव में हो रहा था, मैं इसकी साइड में थोड़ा आवाज भी मिस हो रही थी। अच्छा, मैंने जाफरान का कहना था, अगर जाफरान पे भी एक सेशन रख ले तो बहुत अच्छा होगा। जाफरान का मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया, ग्रो किया और वो बहुत अच्छा रहा है। मैडम, आप और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, किस एरिया में जाफरान लगाया जी, मैं आपने? इस्लामाबाद में करती रहती हूँ और मैंने यहीं पे सारा ग्रो किया है, और आप बिलीव करें उसके सैंपल भी मेरे पास है। अगर आपका ऑफिस जो मैडम इस्लामाबाद में सॉरी, है ना इसमें। किस इलाके में? जी सॉरी, किस इलाके में? इस्लामाबाद G11। आप इस्लामाबाद की बात कर रही हैं? जी 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 जी, ठीक है ठीक है। जाफरान के ऊपर आप मैडम रखेंगे, इंशाल्लाह जरूर रखेंगे। जी, जाफरान ये क्योंकि मेरी एक्चुअली रिक्वेस्ट है। हमारा जो मैंडेट है, हमारे इदारे का जो मैंडेट है, हमने जो मेजर हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं एक्चुअली उनको कवर करना होता है। उसमें हमने, चूंकि अल्टीमेटली हमारा पर्पस है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े,
जाफरान के ऊपर हम सेशन जरूर आपके लिए रख लेंगे, और हम आपको, आप अपना प्लीज नंबर अगर शेयर कर देंगे तो हम लोग आपको जाफरान के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके जी साथ जी करवा देंगे, जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाफरान को डील कर रहे हैं, पीआरसी जी एनआरसी में। तो जी आपको जी हेल्प आउट कर देंगे वो जाफरान के ऊपर, या कोई भी और अगर कोई प्रोडक्ट आपने कोई किसी प्लांट के ऊपर कोई गाइडेंस सीख करनी होगी। जी। दूसरा मैंने ये कहना था, ये ऑरेंजेस के जो होती हैं छिलके, इससे जो प्रोडक्ट्स बनती हैं जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, वो आपको पता है बाहर बहुत ज्यादा लोग इसकी डिमांड रखते हैं। तो अगर उसके ऊपर भी थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया है और इस वजह से मैं मुझे नहीं पता, शायद आप दे चुके हैं गाइडेंस। मैम एक्चुअली जो ऑरेंजेस के छिलकों के ऊपर बात कर रही हैं, हमारे वैल्यू एडिशन के जो वेबिनार्स हैं, आप काइंडली, आज के असल में वेबिनार का जो मकसद है, ये क्रॉप की कल्टीवेशन और जो पेस्ट और डिजीज का अटैक करंटली जो हो ओके। सकता है या हो रहा है उसके ऊपर था। तो आज हमने ना तो ऑरेंज के छिलकों के ऊपर कोई बात की, ना जाफरान के। मकसद ये था कि हम लोग सिट्रस पे फोकस्ड रहें, क्योंकि फोकस्ड राइट। अप्रोच के साथ हम लोग ज्यादा बेहतर चीजों को डिलीवर कर सकते हैं। जो सही। आपने बात की, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं। जाफर साहब अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैम नंबर, इन जाफर साहब के नंबर पे अपना नंबर मैसेज कर दीजिएगा बाद में। हम आपके साथ ये वैल्यू एडिशन की जितनी चीजें हैं वो भी शेयर कर लेंगे, और जाफरान के ऊपर भी कोई प्लान करके आपके साथ शेयर कर लेंगे। जी और जरूर, इसकी बहुत एक्सपोर्ट है और बहुत मांग है इसकी, आपको पता ही है, क्योंकि आई आप भी बिलीव जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी जरूर करते हैं मैम, जरूर करते जरूर। हैं। इसके रिलेटेड कोई सवाल है तो जरूर पूछें, वरना हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। जी आप अगले सवाल की तरफ जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी जी, आपका। बड़ी मेहरबानी जी। डॉक्टर नाजिया रफीक साहिबा है हमारे साथ, कोई बात करना चाह रही हैं? अस्सलामुअलैकुम खबर साहब, आप खैरियत से? जी मुझे मेहरबानी। ये कहना था, एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। अभी एक भाई ने बात की कि पेस्टिसाइड रेजिड्यू की टेस्टिंग के लिए पाकिस्तान में कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। तो एक पाकिस्तान में इस्लामाबाद में पेस्टिसाइड रेजिड्यू टेस्टिंग लैब है एनएआरसी में। उसमें जो सिट्रस के लिए वैलिडेटेड ISO 17025 वैलिडेटेड मेथड उसके हैं, आप वहाँ से टेस्टिंग करा सकते हैं। बाकी रेट्स के रेफरेंस से हमारी एक कंपनी है यहाँ पे पेटको, उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारे प्रोग्राम लीडर हैं डॉक्टर फर्रुख महबूब साहब, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे उसका नंबर भी शेयर कर देती हूँ। दूसरी बात मुझे इसके रेफरेंस से कहनी थी कि तनाब में भी एक लैब है हमारी, पेस्टिसाइड रेजिड्यू टेस्टिंग लैब। वहाँ पे भी आप टेस्टिंग के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेस्टिंग वहाँ से करवा सकते हैं। एक गुजारिश ये भी थी कि अगर कोई इस तरह का सेमिनार जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू से रिलेटेड डेडिकेटेड सेमिनार अगर ऑर्गेनाइज हो सके, तो इसमें हमारा ग्रुप जो है वो भी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दे सकता है। डॉक्टर नाजिया साहिबा, आपकी बहुत मेहरबानी, आपके इस खुलूस और जो कंट्रीब्यूशन है, विलिंगनेस, और आपका जो आपने अप्रोच किया, बड़ी मेहरबानी उसके लिए। जाफर साहब अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। डॉक्टर नाजिया साहिबा, आप प्लीज जाफर साहब के साथ अपना नंबर, कांटेक्ट डिटेल्स शेयर कर लीजिए। ये सर हम मैं इसमें थोड़ा सा अर्ज कर दूं डॉक्टर साहिबा को, कि इससे पहले जो डॉक्टर फरक महबूब साहब की आपने बात की है, उनके साथ हमने चिलीज के एफ्लाटॉक्सिन और MRLs पे एक ऑलरेडी 2 से 3 सेशन हम कर चुके हैं, और ही इज इन माय कांटेक्ट लिस्ट, हम उनके साथ राब्ते में हैं। और अभी मैंने अपना नंबर शेयर किया है मैडम, तो आप काइंडली अपना ईमेल एड्रेस या अपना फोन नंबर मुझे से शेयर कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट जो भी वेबिनार होगा चिलीज पे या इवन सिट्रस पे, एफ्लाटॉक्सिन और MRLs पे, तो हम आपको उसकी जो है ना इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। थैंक यू जी। हाँ साहब। ठीक है जाफर साहब, इस पे चिलीज वाला मैंने भी अटेंड किया था। सिट्रस के रेफरेंस से हमारी यहाँ पे काफ़ी सर्वे भी किया हमने, मॉनिटरिंग भी किया, और इसमें जो पेस्टिसाइड्स हैं ज़्यादा हमें डिटेक्ट हुए हैं उसकी एक लिस्ट भी कंपाइल की है। तो यहाँ इसी सेमिनार में एक अटेंड भी करिए मिस हासमा, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है। तो इससे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हम शेयर कर सकते हैं। बाकी जो फार्मर्स हमें हमारी लिमिटेशंस ये होती हैं कि फार्मर्स जो एक्चुअली फॉर्मुलेशंस अप्लाई कर रहे होते हैं, उनकी डिटेल्स हमारे पास नहीं होती। तो अगर उनकी डिटेल्स, मैंने आपका बुकलेट देखा है, उसमें कुछ फॉर्मुलेशंस के नाम हैं, लेकिन एरिया टू एरिया ये चेंज हो रही होती। तो अगर इसकी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन हो सके तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। थैंक जी यू। डॉक्टर साहब, आपके बिल्कुल सही फरमाया। एक्चुअली चूंकि एरिया टू एरिया कंपनीज बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, और रुझान बदल रहा है, तो इसलिए ये फॉर्मुलेशंस चेंज होती हैं, और एरिया टू एरिया हमारे टेस्ट रिजल्ट्स में भी फर्क आता है, और जो रेजिड्यू अकोमोलेशन है उसमें भी फर्क होता है। हम, आप जी, हमें अगर पहले पता होता तो हम आपको भी जरूर मौका देते, क्योंकि हम अगले सेशन के अंदर हम आपको जरूर मौका देंगे, और उसके अंदर आप जरूर शेयर करिएगा जो आपकी खिदमात हैं इसमें।
आपकी बहुत मेहरबानी। सर खबर साहब, मेरे डॉक्टर नाजिया से एक सवाल था। ये जो आपने बात की थी ना पेस्टिसाइड के मुतालिक, अगर आपके लिस्ट आपके पास मौजूद है जो, तो काइंडली वो मुझे शेयर कर दीजिएगा। तो जी सर, जी आप अपना नंबर शेयर कर दें, मैं आपको जो जिन पेस्टिसाइड्स के लिए हमारी लैब एक्रीडेटेड है उनको वो ठीक है, शेयर कर देती हूँ। इसके अलावा अगर कुछ ऐसी पेस्टिसाइड है जो उस लिस्ट में नहीं है, ठीक है, तो वो आप हमसे शेयर करें, हम उनके लिए अपने मेथड्स वैलिडेट कर देंगे और उसके लिए भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जी डॉक्टर ठीक है मैम, नासिर, ठीक है। ये हम लोग भी आपके साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि ये पता होना जरूरी है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कौन सा केमिकल स्प्रे हुआ, तब तक टेस्ट नहीं पॉसिबल, उसका किया ही नहीं जा सकता। आपकी बात ठीक है, ये शेयर कर देंगे हम लोग भी। मैं मलिक साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके इलाके में सरगोदा बलवाल में, इनकी तो खैर पूरे पाकिस्तान में ये जाते हैं, ही इज ब्रिलियंट एक्सपर्ट इन पाकिस्तान, इनका बड़ा नाम है माशाल्लाह। तो इनके पास भी लिस्ट ऑफ केमिकल्स होगी जो नॉर्मली लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन से कॉलम्स आपने बनाने हैं, कौन से बने हुए हैं। राशिद अफजल साहब हैं हमारे साथ, आपको बात करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। मैं बेसिकली हॉर्टिकल्चरिस्ट हूँ कृषि इंडस्ट्रीज में, कृषि बोटेनिकल गार्डन में। तो ये सर, हम लोगों ने जो सिट्रस लगाया हुआ है वो हमारा अटक का रीजन है, बुरहान, उधर लगाया हुआ है। और हमारे पास रेड ब्लड लगा हुआ है जो कि 45 एकड़्स पे है। और हमने हाई डेंसिटी पे 10-20 पे लगाया हुआ है वो ऑर्चर्ड, और ड्रिप इरिगेशन से हम उसकी कर रहे हैं इरिगेशन वगैरह। तो सर एक इनका क्वेश्चन था कैनोपी मैनेजमेंट के हवाले से। हमारा क्वेश्चन था कि कैनोपी मैनेजमेंट के हवाले से अगर कोई लिंक्स अवेलेबल हैं या कोई ट्रेनिंग सेशंस हैं, तो एक तो वो काइंडली जरा गाइड कर दें और थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। कैनोपी मैनेजमेंट में हमने इसकी प्रूनिंग करनी होती है या मतलब कुछ और इस तरह का, और दूसरा कोई ग्रोथ इनिबिटर्स भी हैं जो मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकें, कैनोपी जो है वो स्टॉप हो और ज्यादा से ज्यादा जो हमारा वो फ्रूटिंग की तरफ प्लांट जाए। और दूसरा क्वेश्चन इसमें है सर मेरा इंटरक्रॉपिंग के हवाले से, कि हम लोग उसमें कुछ मेडिसिनल प्लांट्स जो हमारे रिक्वायर्ड होते हैं, हम उनकी इंटरक्रॉपिंग कर रहे होते हैं, मतलब जिसमें इसबगोल वगैरह है और कुछ सीसम है। तो ये मतलब आप क्या समझे, शॉर्ट ड्यूरेशन भी है और रेन फेड एरियाज की क्रॉप्स हैं, कोई मसला तो नहीं होता इससे? राशिद साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। मलिक साहब इसके ऊपर जरूर रोशनी डालेंगे। ड्रोनिंग का या कनोपी मैनेजमेंट का एक बड़ा बेसिक सा या एक लेमैन सा जो इसमें फिलॉसफी है, वो ये है कि आपने हवा और रोशनी को की एंट्रेंस को मेक श्योर करना होता है। प्रोनिंग, जुडिशियल प्रोनिंग का जो मलिक साहब ने बड़ा डिटेल में इसके ऊपर रोशनी डाली, बेसिकली आपने दो चीजों को मेक श्योर करना होता है कि आपने अनडिजायर्ड वुड जो है उसको निकालना होता है, हवा और रोशनी का गुजर जो है वो मेक श्योर करना है। इसका बड़ा आसान हमारे एक्सपर्ट बताया करते थे, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ हॉर्टिकल्चर का, कि पौधे के नीचे खड़े हो तो रोशनी सूरज की नजर आनी चाहिए। तो इससे फायदा ये होता है कि आपका पेस्ट भी कंट्रोल हो रहा है, आपकी डिजीज भी कंट्रोल हो रही होती है, आपका पौधा जो है उसके अंदर बीमारियां से वो बच रहा होता है, उसके अंदर एक नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है। और तीसरी चीज ये है कि वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छी आती है उस पौधे पे, और जिस पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होती है वही पौधा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ अच्छी लेता है। आपने पहले ही हाई डेंसिटी के ऊपर लगाया हुआ है, मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर मलिक साहब बेहतर रोशनी फरमा पाएंगे कि इंटरक्रॉपिंग को की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। मलिक साहब आप प्लीज इसके ऊपर बताइएगा जरूर। जिस तरह की ये कह रहे हैं तो ये तो कर सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स का तो कोई ऐसा इशू नहीं है। और फिर ड्रिप पे वो भी इशू नहीं होता कि कोई वहाँ पे पानी भी रेगुलेट हो रहा होता है, तो इस तरह की कर सकते हैं बिल्कुल, ये सिट्रस में अलाउड है। ठीक है, और प्रूनिंग के ऊपर आप कोई मजीद बात करना चाहते हैं तो वो भी बता दें सर। प्रूनिंग में ये होता है कि जी हमारे पास मैकेनिकल प्रूनर मौजूद है सरगोदा में ना। तो अगर पौधे आपस में बिल्कुल जुड़ चुके हों, जैसे बिल्कुल एक पौधे दूसरे पौधे में क्रॉसिंग हो जाती है, टहनी एक दूसरे के अंदर चली जाती है, तो आप एक दफ़ा उसकी उस मैकेनिकल प्रूनर से एक दफ़ा जो है ना वो कटवा देंगे, तो वो डिस्टेंस 2-3 फुट का पैदा हो जाएगा। वो 2-3 साल आराम से गुजर जाते हैं। अगर आपके पौधे अभी तक जुड़े नहीं हैं, वैसे करीब करीब हैं, तो अभी चलाएं उनको, अभी ऐसा इशू कोई नहीं होता जी। बड़ी मेहरबानी ठीक मलिक है साहब। सर, बहुत शुक्रिया सर। अब्दुल रहीम खान साहब हमारे साथ हैं। मुझे नाम अभी नजर आया, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी लिखा हुआ था। सर यू आर वेलकम सर, आप बात करना चाह रहे हैं कि सर? खबर साहब, खबर साहब, माशाल्लाह आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं जा निकलें। कब निकलेंगे अल्लाह नोज बेटर। मैं अभी वो पेस्टिसाइड की बात सुन रहा था, तो हमारे साथ पेस्टिसाइड का एमआर वाला इशू इतना कोई हॉट इशू नहीं होता, क्योंकि जब हम पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो वो
उन सब की हाफ लाइफ कोई 30 दिन, 25 दिन, 15 दिन, शायद ही किसी पेस्टिसाइड की हाफ लाइफ 45 डेज हो, और बिफोर हार्वेस्टिंग हम वो स्प्रे करते हैं। एमआरएल का इशू हमारा ज्यादातर कंसर्न करता है जब हम फंजीसाइड इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग दी पैक हाउस ऑपरेशन। अगर हमारे वो फंजीसाइड की एमआर लिमिट जो है वो बढ़ जाए तो हमारी जो इम्पोर्टिंग कंट्रीज होती हैं वो कभी कभी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। तो हम खुद कर चुके होते हैं, क्योंकि हमने ज्यादा एमआरएल को कंसिडर नहीं करते और फिर ज्यादा दवाई इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कि हमारा जो एमआर वाला इशू है उसमें जहां हम पेस्टिसाइड को कंसीडर करते हैं तो उसके साथ साथ हमें फंजीसाइड की एप्लीकेशन को भी कंसीडर करना चाहिए, जो कि हम पैक ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, खान साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। मलिक साहब का चूंकि, खान साहब का चूंकि बहुत अरसे से पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहे हैं और प्रोसेसिंग यूनिट्स के साथ इनका कांटेक्ट है, तो इसलिए उन्होंने वो बात बताई है जो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब। ये हमारे साथ KBB, पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है सर, कोई मैडम खावर साहब, मैडम आसमा का क्वेश्चन दीजिएगा, काफी देर से इन्होंने हैंड रेज किया था। अभी मेरे जी जरूर जी, मैडम आसमा प्लीज आप बात करें जी। मैडम आप चैट बॉक्स में भी कुछ पूछना चाह रही है, पूछिएगा। मेरा नाम भी याद है। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर आसमा हियर। जी जी मैम बोलिएगा प्लीज। प्लीज। आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। जी आ रही है जी। एक्चुअली जिस तरह डॉक्टर नाजिया साहिबा ने बात की है पेस्टिसाइड रेजिड्यूज टेस्टिंग लेबोरेटरी की, और हमारे पास जैसे ISO सर्टिफाइड लेबोरेटरी है इस्लामाबाद में भी और पेशावर में भी, हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब उसी लेवल की लेबोरेटरी हमारी बस इंशाल्लाह चल रही है। मेरा मकसद यहाँ पे ये था कि जिस तरह एक पीछे भी एक साहब ने बात की कि उनका जो सैंपल टेस्टिंग के हवाले से बात थी, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगी कि सैंपल टेस्टिंग जो है या जो बाहर एक्सपोर्ट के हवाले से है वो बहुत बात की बात आती है। जिस तरह इस वक्त इस सेशन का मकसद है प्री हार्वेस्ट इश्यूज के ऊपर, ठीक है, और हम बार बार जो है ना हमारे जैसे कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस हैं जिसमें कि पेस्टिसाइड्स को अप्लाई करना मैंडेटरी एक चीज बनती जा रही है, बल्कि वो बन चुकी है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स अप्लाई किए बिना हम वो यील्ड या वो क्वालिटी अचीव ही नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे मेरा मकसद है, चूंकि मैं देख रही हूँ ग्रुप में माशाल्लाह बहुत सारे हॉर्टिकल्चरिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट, बहुत सारे जो फील्ड के कंसर्न लोग बैठे हुए हैं, तो मेरा यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम बहुत ज्यादा एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को, या जो जाहिर बात है सारी चीजें जो भी आनी है वो फील्ड से ही आनी है। अब मेरी तो PhD की रिसर्च ही किन्नू के ऊपर है और यही पेस्टिसाइड रेजिड्यूज के हवाले से मेरा सारा काम है। मतलब मैंने पूरा जो सरगोदा का एरिया है वो सर्वे किया है, उस सारे मतलब थ्रू आउट जो चेन है ना, प्रोडक्शन, सिट्रस प्रोडक्शन चेन जो है, एक्सपोर्ट, वो सारा कुछ हमने उसको देखने की कोशिश की है। तो मेरा यहाँ पे मकसद ये है कि हमारा इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस जो प्री हार्वेस्ट, जो जिस वक्त वो ग्रोथ और डेवलपमेंट क्रॉप की हो रही होती है, उस वक्त हमारा जो फोकस है वो ज्यादा हॉर्टिकल्चरल और एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस पे होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, के हम केमिकल जो सिंथेटिक केमिकल्स हैं, स्पेशली सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स के, उनके एप्लीकेशन को हम कम से कम करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग कंसर्न है, जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, उन सबको इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि जो पेस्टिसाइड एप्लीकेशन है वो हमारे पास मतलब सबसे एंड पे एक ऑप्शन हो कि और कोई सोल्यूशन नहीं है तो पेस्टिसाइड अप्लाई करें, ठीक है, ये चीज। इसके अलावा जिस तरह आपने ये डॉक्यूमेंट शेयर किया है, अभी ये जो सिट्रस बुकलेट है इसको मैंने एक थोड़ा सा गो थ्रू कर लिया है। इसके अलावा भी जिस तरह आप लोगों ने किन्नू प्रोडक्शन के लिए वो कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस हैं आपकी वेबसाइट पे पहले से 2015 से शायद अवेलेबल है, वो भी प्लीज इन सबसे शेयर कर दीजिएगा, वो ऑलरेडी अवेलेबल है भी। लेकिन मैं कह रही थी कि यहाँ पे जो चीज है ना, जैसे आपको पता है मैंने इस वेबिनार को ज्वाइन ही इसलिए किया था, जब मैंने इसके टाइटल को देखा ना, ग्लोबल, ये जो गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, जो गैप की बात हो रही थी, ठीक है। मेरा मकसद यहाँ पे बताने का ये है कि वो जो कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस में जो चीज बताई जा रही है ना, कि लोग ये जो फार्मर, जो किन्नू प्रोड्यूसर्स हैं, जो फार्मर्स हैं बेसिकली, उनको उस चीज को बिल्कुल स्ट्रिक्ट टर्म्स में फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। ये जो चिल्ली से रिलेटेड लोग बैठे हुए हैं, इस तरह से राइस के भी कंसर्न हो सकता है कोई हो, तो हमारी बहुत ज्यादा जो मसाइल है, हमारे ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है और हमारे पास एक्सपोर्ट मतलब गैप को आप देखें तो बहुत ज्यादा गैप है।
इनमें ये सबसे बड़ा एक मसला बनता जा रहा है, क्योंकि अब बहुत सारे कंट्रीज जो है ये एमआरएल टेस्टिंग और इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हमारा तो सिर्फ लेबोरेटरी में ठीक है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि एक वैलिडेटेड मेथड और इंटरनेशनल लेवल का एक सर्टिफाइड मेथड बनाना, वो मतलब अपनी जगह एक बहुत बड़ी और अच्छी बात है। लेकिन फार्म लेवल से हम चीज को कंट्रोल करेंगे तो आगे हमारे पास मसाइल नहीं आएंगे। और ये जिन्होंने ऑर्गेनिकली ग्रो किया हुआ है सिट्रस, उनको तो चाहिए कि हमारी लैब में कुछ अपने सैंपल्स वैसे ही भेज दे, ताकि उनको हम जो कंट्रोल के तौर पर अपना मेथड। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया। बस मैंने यही ऐड करना था कि आप लोगों ने एमआरएल पे पेस्टिसाइड को आपने फार्म लेवल पे बस कंट्रोल करना है, ये चीज बहुत ज्यादा मतलब मैं कंसर्न हूँ इसके लिए। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ठीक है साहब, सर। डॉक्टर अस्मा साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। KBBA कोई नाम है जी, यहाँ पे हैंड रेज्ड है, कोई बात करना चाह रहे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सर। सलाम। मैं खुदाबश बात कर रहा हूँ। जी जी 7th सेमेस्टर मेरा, मैं हॉर्टिकल्चर का स्टूडेंट हूँ। मेरा इरादा है कि फ्लावर पे मतलब मैं अपना इंटर्नशिप करूँ। इस हवाले से आप कोई आइडिया देंगे कौन सी यूनिवर्सिटी मतलब फ्लावर के लिए अच्छा है, वो ज्यादा काम किया है उसने, मतलब ज्यादा में इंफॉर्मेशन दे सके। बेटा आप ना हमारे नंबर चैट बॉक्स में शेयर्ड हैं, उसमें आप हमारे से राब्ता करें। अगर कोई सिट्रस के ऊपर क्वेश्चन है तो पूछें, वरना हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है सर। कोई और सवाल है किसी का आज के वेबिनार के रेलिवेंट? कोई किसी का क्वेश्चन हो, कोई सिट्रस के ऊपर कोई बात करना चाह रहा हो, कोई राय देना चाह रहा हो, कोई इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हो, तो प्लीज जरूर पूछें, वरना हम लोग आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं। सर हाँ सर, मेरा था अपना वो जो बंदा बात की थी ना इसमें ग्रुप में, तो कह रहा था कि मैंने जो है ऑर्गेनिक के ऊपर काम किया हुआ था, काइंडली उसका नंबर और नाम मुझे शेयर कर दीजिएगा। तो क्योंकि हमें भी वो जैम के लिए हमें भी ऑरेंज रिक्वायर्ड होता है, तो हमें भी वो जो है ना वो रिक्वायर्ड चाहिए होता है अपना ऑरेंज। तो उस जी मैं बंदे का आपके साथ कांटेक्ट शेयर नंबर कर मुझे दूंगा जी, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ जी नंबर, उनका कांटेक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू। इसमें सब आपको बात करना चाह रहे हैं सर? जी सर, ये मोहतरम जो बात कर रहे थे ना और कहने के लिए, जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मोहम्मद इस्माइल अपना नंबर बोल भी देता हूँ। और उसके बाद जो है ना, एक ऑनरेबल मेंबर ने क्वेश्चन किया था कि हमारे प्लांट्स को फ्रूट नहीं लग रहा, उसकी क्या रीजन। दो चीजों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। एक तो सर मैं नंबर मैंने चैट में भी लिख दिया, आपके पास भी ऑलरेडी, मैं अनाउंस भी कर देता हूँ। 0300 सर 3187986, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है सर। उसके बाद सर जो फ्रूट को नहीं, सॉरी प्लांट्स को फ्रूट नहीं लगता, जहां तक मैं बहसीयत तालिब इल्म सीख रहा हूँ, प्रोनिंग का इशू होता है। हमारा फार्मर प्रॉपर इसको प्रोनिंग नहीं कर पाता। वो फसल की जो है ना वो प्रोडक्शन ले लेता है, उसके बाद वो वेट करता है लेबर का। तो हमने अपने उस्तादों से सीख रहे हैं, वो कहते हैं साथ ही जहां से पौधे ने फ्रूट लगा हुआ है वहां से आप उसको आगे ना फौरन 2 इंच के फासले के बाद आप उसकी शाख को काट दें, ताकि जब नई शाखें आएंगी तो वो इंशाल्लाह ताला अगले साल बेहतर फ्रूट लेंगी। कि मैं बहसीयत तालिब इल्म सीख रहा हूँ, अगर माहिरीन मेरी इसमें रहनुमाई फरमाए तो मशकूर रहूंगा। थैंक यू सर। जी इस्माइल साहब, बड़ी मेहरबानी। इसके ऊपर भी डिटेल में बात हुई है, मलिक साहब ने बहुत डिटेल में बताया है। सिर्फ एक एस्पेक्ट जो है वो वजह नहीं बनता पौधों का फल ना लेना, उसमें पूरा, जैसे मैंने भी अर्ज किया, मलिक साहब ने पूरी डिटेल में सारी चीजें बताई कि आपने पूरे साइकिल को समझना है, आपने हर स्टेज को मॉनिटर करना है। प्रूनिंग का एक अपना रोल है, न्यूट्रिशन का एक अपना रोल है, इरिगेशन का अपना रोल है, पेस्ट और डिजीज की मॉनिटरिंग का अपना रोल है। ये सारी चीजें देखनी है। उस केस में जो उनके पास मसला था, जो साहब ने बताया था कि उनके पास फ्रूट नहीं ले रहे, बेयर नहीं कर पा रहे पौधे, वो केस वो मलिक साहब के साथ वो अपना डिस्कस कर लेंगे, तो वो समझ आ जाएगा कि एक्चुअली वहां पे इशू क्या है। कोई माल प्रैक्टिस है, कोई चीज सही का तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही, या पौधों की नर्सरी में मसला था जो 3-4 साल के बाद फल लेना छोड़ गए, वो एक सेपरेट इशू है, उसके ऊपर हम बात कर लेंगे जी। कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज जरूर पूछे, वरना आज का सेशन हम लोग कंक्लूड करते हैं जी। मेरा ख्याल है काफी खबर टाइम हो साहब, गया है खबर जी। साहब अस्सलाम वालेकुम। जी मैं वालेकुम उबैदुल्लाह लूनी सिबी बलूचिस्तान से बात कर रहा हूँ। सर। हमारा वेलकम गर्म तरीन इलाका है, सर। यहाँ नींबू जबरदस्त कामयाब होता है। माल्टा जब तैयार होता है उसमें आधे में पानी होता है, आधे में नहीं होता है। तो ये गर्मी की वजह है या और कोई मसला है? मलिक साहब, आप इसके ऊपर कोई बात करना चाहेंगे सर? बलूचिस्तान सिब्बी से हैं अब्दुल्ला साहब, अबैदुल्ला साहब। मलिक साहब आप हमारे साथ हैं? अबैदुल्ला साहब, शायद मलिक साहब हमारे साथ नहीं है, वो चूंकि बिजी हैं काफी। जो मेरा ख्याल है, देखें जी, जो सिट्रस की प्रॉपर देखें, दो चीजें हैं, एक होती है ओवर इरिगेशन, एक होती है अंडर इरिगेशन।
किसी भी फल की प्रॉपर प्रोडक्शन या प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए उसका मुतवाजन खुराक और मुतवाजन पानी का मिलना उसको बहुत जरूरी है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई कंक्रीट राय नहीं दे सकता, लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल यही है कि शायद पानी की शदीद कमी और टेम्परेचर का जो बहुत ज्यादा है टेम्परेचर आपके वहां पे, तो उसकी वजह से आपका फ्रूट जो है वो लेस वेट है या वाटर्ड है। मेरा ख्याल ये खान साहब इसके ऊपर को कमेंट कर देंगे। अब्दुल रहीम खान साहब भी हमारे साथ हैं। खान साहब आपको बात करना चाह रहे हैं इसके ऊपर? सर बिल्कुल खबर साहब। खबर साहब, आजकल मैं बलूचिस्तान के विजिट पर हूँ और यहाँ के मुख्तलिफ फ्रूट्स वेजिटेबल को देख रहा था। तो ये यहाँ मैंने जो क्वेटा की मंडी है वहाँ में यहाँ फ्रूट और मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि यहाँ ग्रेप फ्रूट भी हैं। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि यार ये कहाँ से आ रहे हैं, तो उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों के नाम बताए। और जो बैदुल्ला साहब ने कहा है कि बात ये सही है कि आपने जैसा ऑब्जर्व किया है और जैसा जो आपका नॉलेज है कि सीपी की एनवायरनमेंट काफी हॉट होती है। हमारे पास जो इरिगेशन ये लोग करते हैं ना जी, ये जिम्मेदार बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत का वो एक जो तरीकाकार होता है ना, अनफॉर्चुनेटली उससे थोड़ा सा हट गए हैं। कि हमें जिस तरह पानी की फोकस करना चाहिए, हमें जिस तरह अपने मॉइस्चर लेवल मेंटेन रखना चाहिए वहाँ की मिट्टी में, वो हम नहीं कर पाते। जब वो नहीं कर पाते तो फिर हमारा जो जूस कंटेंट्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और उसकी वजह से फिर क्वालिटी को भी इफेक्ट होता है। तो इसलिए वो जो पानी जितना है इनके पास, अगर इसको मुस्बत अंदाजे से तरीके से इस्तेमाल कर लें तो आई श्योर जी कि इनकी क्रॉप में बेटरमेंट हो सकती है। थैंक यू सर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया खान साहब। खान साहब ने जैसे फरमाया, मैं भी कोशिश कर रहा था कि यही अर्ज करूं। अबैदुल्ला साहब, एक्चुअली जो पौधे की जरूरियात हैं पानी और ग़िज़ा की, खास तौर पे पानी की, खास तौर पे आपके इलाके में चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा, एवेपोरेशन रेट जो है वो बहुत, ट्रांसपिरेशन और एवेपोरेशन दोनों ही, एक पौधा खुद अपने अंदर से पानी निकाल रहा होता है जिसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, और एक जमीन पानी निकाल रही होती है जिसको एवेपोरेशन बोलते हैं। उसकी परसेंटेज पानी लगने से ज्यादा है। मिसाल के तौर पे अगर आप 50 गैलन पानी लगा रहे हैं तो 60 गैलन एवेपोरेट हो रहा है। तो आपने उसका बैलेंस जो है वो कैलकुलेट करके उसको मेंटेन करना है। अगर वो मेंटेन हो जाएगा, पौधे की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट पानी की है अगर वो पूरी हो जाती है, तो आई एम श्योर ये मसला नहीं आएगा। एक्सपर्ट्स इसके ऊपर बेहतर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है यही मेनली इशू हो सकता है। तो इसके आपके साथ हम मलिक साहब का नंबर भी शेयर कर देंगे, खान साहब का भी नंबर शेयर कर देंगे। आप प्लीज अपना नंबर हमारे जो कोलीग्स हैं, जाफर साहब और जुल्कनैन साहब, इनके नंबर चैट बॉक्स में है, इनके साथ शेयर कर दीजिएगा, तो हम आपके साथ डायरेक्ट थ्रू करवा देंगे जो रिसर्च के इंस्टीट्यूट हैं आपकी बेहतर रहनुमाई के लिए। आखिर में मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत ज्यादा मशहूर हूँ, आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने टाइम निकाला। पीआईडीसी इस तरह के इवेंट्स लेके आती रही है और आती रहेगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने किसान भाइयों, अपने किसान दोस्तों के लिए इस तरह के इंफॉर्मेटिव सेशंस को लेके आए और आपके साथ शेयर करें। हम रिसर्च के इदारों के बहुत मशहूर हैं कि वो हमारे लिए टाइम निकालते हैं। खास तौर पे मलिक अब्दुल रहमान साहब ने हमारे लिए अपने कीमती मसरूफियात में से टाइम निकाला। इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है सिट्रस की जो डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के अंदर। सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर ये पैथोलॉजिस्ट हैं। इनकी बहुत मेहरबानी की उन्होंने टाइम निकाला, बाकी लोगों की बहुत मेहरबानी की उन्होंने भी आज का सेशन अटेंड किया। आज के सेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो कंप्लीट रिकॉर्डिंग 1 घंटे के बाद, इसकी कंक्लूजन के 1 घंटे के बाद आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर उसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके जो मिनट्स ऑफ दी, जो मिनट्स कह सकते हैं, या इसके जो क्रक्स ऑफ दी डिस्कशन है, इसकी ये भी डिस्कशन भी हमारे फेसबुक जो पेज है उसके ऊपर आपको अवेलेबल होगा, और जो हमारा ट्विटर पेज है उसके ऊपर भी हम बुलेट्स में जो रिकमेंडेशंस हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से वो भी हम लोग डाल देंगे। अब जो आने वाले सेशंस हैं उसके बारे में जानने के लिए हमारे सभी जो पेजेस हैं, चैनल हैं, उनको सब्सक्राइब करें, उनको ज्वाइन करें, ताकि आप अपडेटेड रहें। और अगर जिस तरह अभी कुछ कमेंट आए कि जाफरान के ऊपर या कुछ और प्रोडक्ट्स के ऊपर लोगों को गाइडेंस चाहिए, तो वो हम लोग आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर चैट बॉक्स के अंदर हैं। इस सिट्रस के ऊपर रिलेटेड हम लोगों ने एक मैनुअल डेवलप किया हुआ है उर्दू में, वो हमारे वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी अवेलेबल है। मैंने चैट बॉक्स के अंदर भी शेयर कर दिया, वो भी जरूर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी तरफ से कोई कमेंट, कोई फीडबैक हो तो हमें जरूर बताइए, आपकी तरफ से हम उसको वेलकम करेंगे। खान साहब आपको बात करना चाह रहे हैं सर, आपकी तरफ से हैंड रेज्ड है। अब्दुल रहीम खान साहब, सर आप सुन पा रहे हैं?
शायद वैसे उनका हैंड रेज्ड है। बस यही बात करनी थी सॉरी सर। सॉरी सर नहीं, सर मैं बात नहीं करना चाहता था, कंप्लीट होगी। थैंक यू सर। सर सॉरी। सर बहुत शुक्रिया। बस यही बात थी मेरी तरफ से, PIGC की तरफ से। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। स्टे ब्लेस्ड।